हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। खंडहर के उस अंधेरे केंद्र में खड़े हुए आर्यन ने कुछ क्षणों तक अपनी सांसों को स्थिर रखा। काली धुंध पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, पर अब वो बिखर चुकी थी, जैसे किसी बड़े तूफान के बाद बची हुई राख हवा में तैरती रह जाती है। दीवारों पर उकेरे गए काले चिन्हों में दरारें थी और कुछ स्थानों पर वे टूटकर मिट्टी में मिल गए थे। फिर भी उस स्थान में एक गहरी थकान छिपी थी, मानो वर्षों से यहां कोई मौन युद्ध चलता रहा हो। आर्यन ने महसूस किया कि यह खंडहर कभी साधना का स्थान रहा होगा। टूटी हुई स्तंभों की रेखाएं और बिखरे पत्थरों की संरचना बता रही थी कि यहां कभी शांति और तपस्या का वातावरण रहा होगा। पर अब वही स्थान छाया के प्रयोगों का केंद्र बन गया था। उसे भीतर एक हल्का सा दुख हुआ। संतुलन को बिगाड़ने के लिए लोग पवित्र स्थानों को भी नहीं छोड़ते। उसने धीरे धीरे उस केंद्र के चारों ओर घूमकर ऊर्जा की जांच की। अभी भी जमीन के भीतर एक धड़कन बची हुई थी। ये वही मूल स्रोत नहीं था, पर उससे जुड़ा एक मार्ग अवश्य था। जैसे किसी वृक्ष की शाखा काट दी जाए, पर जड़ अभी भी गहराई में जीवित हो। उसने अनुमान लगाया कि यह केवल एक अग्रिम चौकी थी। असली केंद्र कहीं और है। जैसे ही उसने ध्यान गहराया, जमीन के भीतर से एक हल्की कंपन उठी। पहले यह बहुत सूक्ष्म थी, पर फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह कंपन किसी भौतिक वस्तु की नहीं, बल्कि चेतना की थी, जैसे कोई उसे परख रहा हो। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को तुरंत संतुलित किया। उसने आक्रमण की मुद्रा नहीं अपनाई, बल्कि स्वयं को स्थिर कर लिया। कुछ क्षणों बाद खंडहर के पीछे की दीवार के पास हल्की चमक दिखाई दी। वो काली नहीं, बल्कि गहरी बैंगनी थी। ये वही रंग था जो उसने पहले झील के पास उग्र साधक की ऊर्जा में देखा था, पर अब उसमें कुछ अलग था। एक परिपक्वता, एक योजना। उस चमक से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। ये शरीरधारी साधक नहीं था, बल्कि किसी की चेतना का प्रतिबिंब था। उसकी आंखें स्थिर थी और उनमें वो उग्रता नहीं थी जो पहले दिखाई दी थी। ये कोई और था, शायद छाया धड़े का कोई वरिष्ठ व्यक्ति। उसकी आवाज हवा में नहीं, बल्कि सीधे आर्यन के मन में गूंजी। उसने कहा कि वो संतुलन की रक्षा करने में कुशल है, पर क्या वो संतुलन की सच्चाई को जानता है? उसने संकेत दिया कि संतुलन केवल प्रकाश और छाया के बीच की रेखा नहीं, बल्कि शक्ति के पुनर्वितरण का नाम है। यदि वर्षों से कुछ लोग ही तत्वों को नियंत्रित करते आए हैं, तो क्या वह भी असंतुलन नहीं है? आर्यन ने उसकी बात सुनी। यह पहली बार था जब छाया धड़े की ओर से कोई विचार प्रस्तुत हुआ, केवल आक्रमण नहीं। उसने उत्तर में कहा कि नियंत्रण और संरक्षण अलग बातें हैं। यदि तत्वों की शक्ति बिना मर्यादा के फैलाई जाए, तो वो अराजकता बन जाती है। संतुलन का अर्थ शक्ति छीनना नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। दोनों के बीच मौन छा गया। ये युद्ध का क्षण नहीं, विचारों का टकराव था। उस आकृति ने कहा कि छाया धड़े का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि परिवर्तन है। वे मानते हैं कि वर्तमान संरचना जड़ हो चुकी है। पर्वत, झील और साधना केंद्र, ये सब पुराने नियमों पर टिके हैं। नया युग नई व्यवस्था चाहता है। आर्यन ने महसूस किया कि यह संघर्ष
अब व्यक्तिगत नहीं रहा, ये विचारधारा का प्रश्न बन चुका है। यदि छाया धड़ा सच में परिवर्तन चाहता है तो उसे विनाश की राह क्यों चुननी पड़ी? उसने पूछा कि क्या परिवर्तन के लिए संतुलन को तोड़ना आवश्यक है? आकृति ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि कभी कभी नई सुबह के लिए पुरानी रात को गहरा होना पड़ता है। उसके शब्दों में रहस्य था। फिर उसने संकेत दिया कि यदि आर्यन सच में स्रोत तक पहुंचना चाहता है तो उसे पश्चिम दिशा के उस भूभाग में जाना होगा जहां प्राचीन अग्नि मंदिर के अवशेष हैं। वही असली केंद्र है। यह सुनकर आर्यन चौंका। अग्नि मंदिर का नाम उसने अपने गुरु से सुना था। वह स्थान वर्षों से बंद पड़ा था और माना जाता था कि वहां की ऊर्जा अनियंत्रित है। यदि छाया धड़े ने वहां अपना केंद्र बनाया है तो ये स्थिति और गंभीर है। आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जाते जाते उसने कहा कि अगली भेंट केवल विचारों की नहीं होगी। यदि वो वहां पहुंचेगा तो उसे निर्णय लेना होगा। संतुलन की पुरानी परिभाषा को बचाना है या उसे नए रूप में गढ़ना है। आकृति विलीन हो गई। खंडहर में फिर से सन्नाटा छा गया, पर अब यह सन्नाटा अलग था। इसमें चुनौती थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। अग्नि मंदिर तक की यात्रा लंबी है और वहां की ऊर्जा जल तत्व से अलग होगी, अधिक उग्र, अधिक विनाशकारी। पर वो पीछे नहीं हट सकता। उसने खंडहर के केंद्र में एक अंतिम संतुलन चिन्ह स्थापित किया ताकि ये स्थान फिर से छाया का माध्यम न बने। फिर वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। आकाश में बादल छंटने लगे थे, पर दूर क्षितिज पर लालिमा दिखाई दे रही थी, जैसे किसी अग्नि का प्रतिबिंब हो। यह संकेत था कि अगली परीक्षा जल की शांति नहीं, अग्नि की तीव्रता होगी। आर्यन ने कदम बढ़ाए। उसकी चाल में थकान नहीं, बल्कि स्पष्टता थी। अब वो केवल रक्षक नहीं रहा, उसे एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ना है जहां उसे संतुलन की परिभाषा ही परखनी होगी। और शायद पहली बार उसे ये स्वीकार करना पड़े कि हर छाया केवल अंधकार नहीं होती, कभी कभी वो परिवर्तन की प्रस्तावना भी होती है। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आर्यन ने महसूस किया कि भूमि का स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है। जहां पीछे हरियाली और जल का संतुलन था, वहां अब मिट्टी सूखी और लालिमा लिए दिखाई देने लगी। हवा में एक गर्माहट थी जो केवल धूप की नहीं, बल्कि भीतर से उठती हुई ऊर्जा की थी। जैसे धरती के गर्भ में कोई अग्नि निरंतर धधक रही हो। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर काले और झुलसे हुए थे, मानो वर्षों पहले यहां कोई प्रचंड ज्वाला उठी हो और उसकी स्मृति अभी भी जमीन पर अंकित हो। चलते चलते उसे अपने गुरु की कही हुई बात याद आई कि अग्नि तत्व सबसे कठिन होता है। जल को शांत किया जा सकता है, वायु को दिशा दी जा सकती है, पर अग्नि को केवल समझकर ही साधा जा सकता है। यदि उसे दबाने की कोशिश की जाए तो वो भड़क उठती है। यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो सब कुछ जला देती है। संतुलन का सबसे कठिन रूप अग्नि में ही प्रकट होता है। दूर क्षितिज पर अब एक ऊंचा शिखर दिखाई देने लगा था। उसके पीछे आकाश हल्का सा धुंधला और लाल था। वही अग्नि मंदिर का क्षेत्र होगा। उस ओर से हल्की हल्की लहरें आ रही थी जो हवा को भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। यह साधारण ऊर्जा नहीं थी, इसमें प्राचीनता थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो और अब कोई उसे फिर से जगाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, भूमि पर दरारें गहरी होती गई। कुछ स्थानों पर मिट्टी से धुआंसा उठ रहा था, पर यह खुली आग नहीं थी, बल्कि भीतर दबी हुई तपिश थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन गर्म थी, पर असहनीय नहीं। उसे लगा कि यह क्षेत्र उसे परख रहा है, जैसे पूछ रहा हो कि वो यहां क्यों आया है। अग्नि मंदिर के अवशेष सामने थे। विशाल पत्थर के स्तंभ जिन पर आग की लपटों जैसे चिन्ह उकेरे थे, आधे टूट चुके थे। मंदिर का मुख्य द्वार ध्वस्त था, पर भीतर का गर्भगृह अभी भी खड़ा था। उसकी दीवारों पर कालिक जमी थी, पर उसी कालिक के बीच कहीं कहीं सुनहरी आभा भी झलक रही थी।
जैसे अग्नि की स्मृति अभी भी पवित्र हो। आर्यन ने भीतर कदम रखा तो हवा और गर्म हो गई, पर यह केवल ताप नहीं था, बल्कि ऊर्जा का दबाव था। उसके भीतर की सुनहरी और नीली आभा स्वतः सक्रिय हो गई ताकि वह इस वातावरण में संतुलित रह सके। उसने देखा कि गर्भगृह के केंद्र में एक गोलाकार वेदी है और उसके ऊपर एक ज्वालामुखी पत्थर रखा है। वो पत्थर पूरी तरह काला नहीं था, उसकी दरारों से लाल प्रकाश झलक रहा था। उसी समय उसे वही गहरी स्थिर चेतना महसूस हुई जो खंडहर में प्रकट हुई थी, पर इस बार वो अधिक स्पष्ट थी। ऐसा लगा जैसे यहां छाया धड़े का असली केंद्र नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा का स्रोत हो। अग्नि तत्व को मोड़ना आसान नहीं। इसका अर्थ है कि जिसने ये योजना बनाई है वो तत्वों की गहरी समझ रखता है। अचानक गर्भगृह की दीवारों पर उकेरे चिन्ह चमकने लगे। वे केवल सजावट नहीं थे, बल्कि ऊर्जा चक्र थे। जैसे ही वे सक्रिय हुए, वेदी के ऊपर का पत्थर कांपने लगा। उसकी दरारों से लपटे नहीं, बल्कि लाल धुंधली किरणें निकलने लगी जो हवा में घूमती हुई छत तक पहुंची। आर्यन ने महसूस किया कि यह अनुष्ठान पूर्ण होने की कगार पर है। यदि यह ज्वाला पूरी तरह जाग गई तो आसपास का क्षेत्र ही नहीं, दूर दूर तक तत्वों का संतुलन प्रभावित होगा। अग्नि केवल जलाने के लिए नहीं, बल्कि रूप बदलने के लिए होती है। यदि इसे गलत दिशा दी गई तो ये विनाश के साथ साथ लोगों के मन में भी उग्रता भर देगी। उसने अपनी चेतना को उस ज्वालामुखी पत्थर से जोड़ा। भीतर उसे एक द्वंद्व दिखाई दिया। यह पत्थर मूलतः पवित्र अग्नि का स्रोत था, जिसे कभी मंदिर के साधकों ने संतुलन के लिए उपयोग किया था, पर अब उसमें छाया की ऊर्जा प्रवाहित की जा रही थी। यह सीधा भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि मिश्रण था। जैसे किसी ने पवित्र अग्नि में धीरे धीरे विकृत विचार घोल दिए हों। तभी हवा में वही आवाज गूंजी जो खंडहर में थी। उसने कहा कि अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है। यदि पुरानी व्यवस्था जड़ हो जाए तो उसे जलाना आवश्यक है। संतुलन को बचाने के नाम पर जो व्यवस्था वर्षों से चल रही है, वो लोगों को सीमित कर रही है। अग्नि मंदिर उसी सीमाओं को तोड़ने के लिए चुना गया है। आर्यन ने उत्तर में कहा कि परिवर्तन और विनाश में अंतर है। यदि अग्नि केवल जलाएगी तो राख के अलावा कुछ नहीं बचेगा, पर यदि उसे दिशा दी जाए तो वही अग्नि प्रकाश बनती है। प्रश्न ये नहीं कि पुराना सही है या नया, बल्कि ये कि क्या नया संतुलन को समझता है। जैसे ही ये संवाद हुआ, पत्थर की दरारें और चौड़ी हो गई। लाल प्रकाश तीव्र हो गया। ताप इतना बढ़ा कि हवा कांपने लगी, पर आर्यन ने पीछे हटने के बजाय आगे कदम बढ़ाया। उसने अपनी दोनों हथेलियां वेदी के सामने फैलाकर अपनी ऊर्जा को ज्वाला के साथ जोड़ने की कोशिश की। यह टकराव जल की तरह शांत नहीं था। अग्नि तीव्र थी, अस्थिर थी। उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए भीतर भी उतनी ही स्थिरता चाहिए थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया, पर उसकी आंखें बंद थी। उसने अपनी श्वास को अग्नि की लय से मिलाया। धीरे धीरे लाल प्रकाश की गति कम होने लगी, पर यह केवल शुरुआत थी। अग्नि पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसने महसूस किया कि यह केंद्र केवल शक्ति का नहीं, विचार का भी स्रोत है। यदि उसे पूरी तरह संतुलित करना है तो उसे अग्नि की मूल चेतना तक पहुंचना होगा, और यह यात्रा आसान नहीं होगी। मंदिर के बाहर हवा और गर्म हो गई। आकाश की लालिमा गहरी हो रही थी। अग्नि का यह अध्याय अभी खुला ही था। आर्यन समझ चुका था कि यहां उसे केवल शक्ति नहीं, अपने विश्वास की भी परीक्षा देनी होगी। संतुलन की उसकी परिभाषा अब अग्नि की कसौटी पर रखी जाने वाली थी। अग्नि मंदिर के गर्भगृह में खड़े हुए आर्यन ने महसूस किया कि यह स्थान केवल बाहरी तपिश से नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनी से भी दहक रहा है। वेदी के ऊपर रखा ज्वालामुखी पत्थर अब स्थिर नहीं था। उसकी दरारों से निकलती लाल रोशनी कभी धीमी पड़ती तो कभी अचानक भड़क उठती। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी निर्णय की प्रतीक्षा में हो।
या शायद किसी अंतिम धक्का का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने अपनी हथेलियां वेदी के सामने स्थिर रखी और अपनी चेतना को गहराई में उतारा। उसने महसूस किया कि पत्थर के भीतर केवल अग्नि नहीं, स्मृतियां भी कैद है। उसे उन पुराने साधकों की झलक दिखाई दी जो कभी इस मंदिर में तपस्या करते थे। वे अग्नि को नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि उससे संवाद करते थे। उनके लिए अग्नि विनाश नहीं, शुद्धिकरण का माध्यम थी। पर समय के साथ यह स्थान वीरान हो गया और अग्नि बिना दिशा के रह गई। उसी शून्य का लाभ उठाकर छाया धड़े ने यहां अपनी ऊर्जा प्रवाहित की थी। पर उन्होंने अग्नि को पूरी तरह नहीं तोड़ा, बल्कि उसमें अपने विचारों का रंग मिला दिया। यही कारण था कि यह ज्वाला काली नहीं, लाल और बैंगनी के बीच डोल रही थी। यह मिश्रण अस्थिर था। हवा में अचानक एक तीखी लहर उठी। दीवारों पर उकेरे अग्नि चिन्ह फिर से चमकने लगे। इस बार उनकी चमक सुनहरी नहीं, गहरी रक्तिम थी। वेदी के नीचे की जमीन कांपने लगी और पत्थर से एक लंबी ज्वाला उठी जो सीधे छत से टकराई। उस ज्वाला में आकृतियां बनती और मिटती रहीं। कभी पर्वत, कभी झील, कभी वही खंडहर। यह संकेत था कि अग्नि तत्व अब केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, वो अन्य तत्वों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि यह सफल हुआ तो संतुलन के सभी स्तंभ एक साथ डगमगा सकते हैं। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने पहले जल की स्मृति को याद किया, झील की शांति, नीली रोशनी का संतुलन। फिर उसने पर्वत के स्तंभ की स्थिरता को भीतर बुलाया। उसने इन दोनों तत्वों को अग्नि के सामने प्रस्तुत किया। यह टकराव नहीं था, बल्कि प्रस्ताव था। कुछ क्षणों के लिए ज्वाला स्थिर हो गई। उसकी लपटें अब उग्र नहीं, बल्कि घूमती हुई दिखाई देने लगी। पर तभी वही गहरी चेतना फिर सक्रिय हुई। इस बार वो सीधे उसके सामने प्रकट हुई, एक धुंधली आकृति जिसकी आंखों में अग्नि की झलक थी। उसने कहा कि अग्नि को बांधना अन्याय है, वो स्वभाव से परिवर्तनशील है। यदि उसे सीमित किया जाएगा तो वो कभी न कभी विस्फोट करेगी। पुराने साधकों ने उसे पूजा, पर अंततः उसे छोड़ दिया। अब वे उसे मुक्त कर रहे हैं। आर्यन ने उत्तर दिया कि मुक्त करना और उकसाना अलग बातें हैं। यदि अग्नि को दिशा न दी जाए तो वो स्वयं को भी जला देती है। परिवर्तन आवश्यक है, पर वो संतुलन के साथ हो। यदि हर तत्व अपनी सीमा तोड़ दे तो संसार अराजक हो जाएगा। आकृति ने हल्की हंसी के साथ कहा कि अराजकता भी सृजन का हिस्सा है। बिना टूटे नया नहीं बनता। उसके शब्दों में तर्क था, पर उनमें एक अधीरता भी थी, जैसे वो तत्काल परिणाम चाहता हो। तभी पत्थर की दरारें अचानक चौड़ी हो गई। लाल प्रकाश अब तीव्र होकर बाहर फैलने लगा। गर्भगृह की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। ताप इतना बढ़ गया कि हवा कांपने लगी। आर्यन ने महसूस किया कि यदि अभी कुछ निर्णायक न किया गया तो ये केंद्र फट सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और भीतर की सबसे गहरी परत तक पहुंचा। वहां उसे एक शांत बिंदु मिला, वही बिंदु जो हर तत्व के केंद्र में होता है। अग्नि के भीतर भी एक शांत कोर होता है, जहां से उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि वह उस कोर तक पहुंचे तो ज्वाला को संतुलित किया जा सकता है। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे पत्थर के भीतर प्रवाहित किया। यह आसान नहीं था। हर कदम पर उसे तीव्र तपिश का सामना करना पड़ा। उसकी हथेलियां जलने लगी, पर उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी श्वास को अग्नि की लय से मिलाया। कुछ क्षणों बाद उसे वो शांत कोर दिखाई दिया, एक छोटा सा सुनहरा बिंदु जो लाल ऊर्जा के बीच धड़क रहा था। ये अग्नि की मूल चेतना थी। छाया धड़े ने उसे पूरी तरह नहीं बदला था, केवल उसके ऊपर अपनी परत चढ़ाई थी। आर्यन ने उस कोर से संवाद किया। उसने उसमें जल और पर्वत की स्मृति मिलाई। उसने उसे याद दिलाया कि उसका उद्देश्य केवल जलाना नहीं, प्रकाश देना भी है। यह संवाद शब्दों का नहीं, ऊर्जा का था।
धीरे धीरे लाल ज्वाला की तीव्रता कम होने लगी। बैंगनी आभा फीकी पड़ने लगी। दीवारों के चिन्हों की चमक धीमी हो गई। गर्भगृह में ताप अभी भी था, पर अब वो नियंत्रित था। धुंधली आकृति कुछ क्षणों तक मौन रही। उसने देखा कि अग्नि अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। उसने कहा कि यह केवल एक चरण है। अग्नि को पूरी तरह शांत नहीं किया जा सकता। भविष्य में उसे फिर जगाया जाएगा। फिर वो धीरे धीरे विलीन हो गई। मंदिर के भीतर अब गहरा मौन था। ज्वालामुखी पत्थर की दरारें भरने लगी। लाल रोशनी सुनहरी में बदल गई। अग्नि की लपट अब एक छोटी स्थिर ज्योति में सिमट गई, जो वेदी के ऊपर शांत रूप से जल रही थी। आर्यन ने धीरे से हाथ पीछे खींचे। उसकी हथेलियां लाल थी, पर वो मुस्कुरा रहा था। उसने महसूस किया कि उसने अग्नि को दबाया नहीं, बल्कि उसके मूल को छुआ है। ये विजय नहीं, संतुलन की पुनर्स्थापना थी। पर वो जानता था कि ये अंतिम नहीं। छाया धड़ा अब और गहराई में जाएगा। अग्नि मंदिर सुरक्षित है, पर संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। मंदिर के बाहर आकाश की लालिमा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। हवा की गर्माहट कम हो गई, पर क्षितिज पर कहीं एक हल्की बैंगनी रेखा अभी भी घूम रही थी। यह संकेत था कि अगला अध्याय और भी गहरा होगा। आर्यन ने अंतिम बार वेदी की ज्योति को देखा। यह अब शांत थी, पर उसकी रोशनी में एक नई चमक थी, जैसे उसने भी संतुलन का नया अर्थ समझ लिया हो। अग्नि मंदिर के गर्भगृह में अब जो ज्योति जल रही थी, वो पहले की उग्र लपटों जैसी नहीं थी। वो शांत, स्थिर और गहरी थी, जैसे लंबे समय के बाद किसी ने उसकी सही धड़कन पहचान ली हो। वेदी के ऊपर रखा ज्वालामुखी पत्थर अब लाल नहीं, हल्का सुनहरा झिलमिला रहा था। दीवारों पर उकेरे चिन्हों की रक्तिम चमक फीकी पड़ चुकी थी और उनकी जगह एक संतुलित आभा फैल गई थी। पर इस शांति के भीतर भी एक अदृश्य कंपन था, जो बता रहा था कि यह संघर्ष केवल एक परत भर था। आर्यन ने अपनी हथेलियों की ओर देखा। हल्की जलन अब भी थी, पर दर्द नहीं था। उसने महसूस किया कि अग्नि ने उसे परखा है और स्वीकार भी किया है। ये जीत बल से नहीं, समझ से मिली थी। पर उसके भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था। छाया धड़े का वो वरिष्ठ व्यक्ति केवल चेतावनी देकर क्यों चला गया? यदि उनका उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन है, तो वे हर बार अंतिम वार से पहले पीछे क्यों हट जाते हैं? उसने वेदी के चारों ओर घूमकर मंदिर की ऊर्जा को परखा। अब यह स्थान केवल संतुलित नहीं, बल्कि परिवर्तित था। अग्नि की मूल चेतना में एक नई स्मृति जुड़ चुकी थी, जल और पर्वत के साथ संवाद की। इसका अर्थ था कि यदि भविष्य में कोई इसे फिर मोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले इस नए संतुलन को तोड़ना होगा। यह कार्य आसान नहीं होगा। मंदिर से बाहर निकलते ही उसे ठंडी हवा का स्पर्श हुआ। सूर्य अब ढलने की ओर था और आकाश की लालिमा सामान्य हो चुकी थी, पर पश्चिमी क्षितिज पर हल्की बैंगनी छाया अब भी तैर रही थी। वो रेखा स्थिर नहीं थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई दूरस्थ शक्ति अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही हो। आर्यन ने आंखें बंद कर उस दिशा में अपनी चेतना भेजी। तुरंत उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। ये अग्नि या जल की तरह स्पष्ट नहीं थी। ये मिश्रित थी, जैसे कई तत्व एक साथ उलझे हों। उसमें पर्वत की कठोरता, जल की गहराई, अग्नि की तीव्रता और वायु की अनिश्चितता सब एक साथ मौजूद थे। ये केवल किसी एक केंद्र की ऊर्जा नहीं हो सकती, ये किसी बड़े संयोजन का संकेत था। उसे अचानक गुरु की कही एक पुरानी बात याद आई। कभी कभी संतुलन को तोड़ने के लिए कोई एक तत्व पर्याप्त नहीं होता। यदि कोई शक्ति सभी तत्वों को एक साथ छू ले, तो वो नए प्रकार का असंतुलन पैदा कर सकती है। क्या छाया धड़ा अब उसी दिशा में बढ़ रहा है? उसने निर्णय लिया कि मंदिर में अधिक देर रुकना उचित नहीं। यहाँ की ज्योति अब सुरक्षित है, पर उसे उस बैंगनी रेखा का पीछा करना होगा। वो पश्चिमी पहाड़ियों की ओर बढ़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था,
पर उसके भीतर अब एक अलग स्पष्टता थी। उसे लग रहा था कि संघर्ष अब निर्णायक चरण की ओर जा रहा है। चलते चलते उसने देखा कि कुछ दूर एक सूखा वृक्ष खड़ा है जिसकी शाखाएं काली पड़ चुकी है। पास पहुंचकर उसने पाया कि वृक्ष पूरी तरह मृत नहीं है। उसकी जड़ों में हल्की नमी है, पर उसकी ऊपरी शाखाओं पर बैंगनी धूल जमी हुई है। ये वही ऊर्जा थी जो उसने आकाश में देखी थी। इसका अर्थ था कि ये प्रभाव फैलना शुरू हो चुका है। आर्यन ने वृक्ष की जड़ों को छूकर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। धीरे धीरे बैंगनी धूल झरने लगी। शाखाओं में हल्की हरियाली लौट आई, पर उसने महसूस किया कि यह प्रक्रिया समय लेगी। यदि ऐसे कई स्थान प्रभावित हो चुके हैं तो उसे अकेले सब ठीक करना कठिन होगा। यही उसके मन में पहली बार यह विचार स्पष्ट रूप से उभरा कि शायद अब समय आ गया है कि वो अकेले नहीं लड़े। झील, साधना केंद्र और अग्नि मंदिर, इन सब स्थानों पर उसने संतुलन स्थापित किया, पर शत्रु हर बार नया रूप लेकर सामने आ रहा है। यदि छाया धड़ा तत्वों को जोड़कर एक नया केंद्र बना रहा है तो उसे भी समान स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होगी। पर वो जानता था कि किसी को इस संघर्ष में शामिल करना जोखिम भरा है। यदि लोग तैयार न हो तो वे इस ऊर्जा के प्रभाव में आ सकते हैं। उसे पहले इस नए संयोजन की जड़ समझनी होगी। जैसे ही वो पहाड़ियों की चोटी पर पहुंचा, उसने दूर एक गहरी घाटी देखी। घाटी के मध्य में धुंध फैली थी और उसके भीतर बैंगनी प्रकाश की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। यह स्पष्ट था कि अगला केंद्र वही है, पर यह पहले के केंद्रों से अलग था। यहां ऊर्जा बिखरी नहीं बल्कि संगठित थी। उसके भीतर हल्की सहरन हुई, पर भय नहीं। वो समझ चुका था कि यह केवल शक्ति का संघर्ष नहीं, दृष्टिकोण का युद्ध है। छाया धड़ा स्वयं को परिवर्तन का वाहक मानता है। यदि वह उनके मूल तर्क को समझे बिना केवल रक्षा करता रहा तो संघर्ष लंबा चलेगा। घाटी की ओर उतरते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर अग्नि मंदिर की दिशा में देखा। वहां से हल्की सुनहरी चमक उठ रही थी। यह संकेत था कि संतुलन अभी कायम है, पर आगे की राह अनिश्चित थी। आकाश में अब सांझ उतर आई थी। बैंगनी रेखा गहरी होकर घाटी में सिमट रही थी। हवा में एक मिश्रित गंध थी, धुएं, नमी और पत्थर की। यह वही स्थान था जहां शायद तत्वों का नया संयोग रचा जा रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली और घाटी में कदम रखा। जैसे ही उसने सीमा पार की, उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा स्वतः कस गई है। यह स्थान उसे केवल परखेगा नहीं बल्कि चुनौती देगा। यात्रा का यह अध्याय समाप्त नहीं बल्कि आरंभ था। अग्नि की परीक्षा के बाद अब उसे उन तत्वों का सामना करना है जिन्हें किसी ने एक साथ बांध दिया है। यह संतुलन की सबसे कठिन कसौटी होगी और शायद पहली बार उसे यह स्वीकार करना पड़े कि प्रकाश को भी अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी यदि वो अंधकार को समझना चाहता है। घाटी की सीमा पार करते ही आर्यन को लगा जैसे वो किसी अदृश्य परत के भीतर प्रवेश कर गया हो। बाहर की हवा सामान्य थी, पर यहां भीतर आते ही वातावरण भारी और गाढ़ा हो गया। धुंध केवल आंखों के सामने नहीं थी, बल्कि जैसे विचारों के बीच भी उतर रही थी। जमीन पर कदम रखते ही उसे चारों तत्वों की मिश्रित धड़कन महसूस हुई। पत्थर की ठोस कंपन, जल की गहराई, अग्नि की हल्की तपिश और वायु की अनियमित लय। यह स्थान स्वाभाविक नहीं था। किसी ने सचमुच इन तत्वों को एक बिंदु पर बांध दिया था। घाटी के चारों ओर ऊंची चट्टानें थी जिन पर पुराने प्रतीक उकेरे हुए थे। कुछ प्रतीक पर्वत स्तंभ जैसे दिखते थे, कुछ लहरों जैसे, कुछ लपटों जैसे और कुछ घुमावदार रेखाओं जैसे। पर इन सब के ऊपर एक नई परत चढ़ाई गई थी, बैंगनी रंग की, जो धीरे धीरे हर चिन्ह को एक समान रूप दे रही थी। यह केवल ऊर्जा का प्रभाव नहीं बल्कि पहचान का मिटना था। तत्वों की अपनी अपनी पहचान धुंधली हो रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी चेतना फैलाई।
उसने महसूस किया कि घाटी के मध्य में एक गोलाकार स्थान है जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक है। वहां से एक मंद गूंज उठ रही थी जो कभी धीमी कभी तीखी हो जाती थी। ये मंत्रोच्चार नहीं था बल्कि कई धड़कनों का मेल था, जैसे अलग अलग तत्व एक ही ताल में बंधने की कोशिश कर रहे हों। उसने अपने भीतर जल की शांति को जागृत किया ताकि धुंध उसकी सोच को प्रभावित न करे। फिर पर्वत की स्थिरता को भीतर टिकाया ताकि भूमि की कंपन उसे विचलित न करे। अग्नि की ज्योति को हल्का रखा ताकि ताप से संतुलन बना रहे, और अंत में वायु की लय को धीमा किया ताकि अनियमित तरंगे उसे बहा न ले जाएं। ये एक साथ 4 दिशाओं में जागरूक रहने जैसा था। उसे समझ आया कि ये स्थान उसकी साधना की सीमा को परखने वाला है। जैसे जैसे वो मध्य की ओर बढ़ा, जमीन पर दरारें स्पष्ट होने लगी। उन दरारों के भीतर बैंगनी रोशनी धड़क रही थी। कभी कभी उनमें से भाप सी उठती जिसमें जल की गंध होती। फिर अचानक वही दरार अग्नि की चमक से भर जाती। ये अस्थिर मिश्रण था। यदि इसे रोका न गया तो ये विस्फोट कर सकता है। मध्य में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पत्थरों का एक वृत्त बना है। वृत्त के भीतर एक चक्र घूम रहा था, 4 रंगों का, जो बार बार बैंगनी में बदल जाता। चक्र के केंद्र में एक छोटा सा क्रिस्टल था जो पारदर्शी नहीं बल्कि धुंधला था। उसी क्रिस्टल से ये मिश्रित ऊर्जा फैल रही थी। उसी समय हवा में एक परिचित उपस्थिति उभरी। ये वही वरिष्ठ चेतना थी, पर इस बार उसका स्वर अधिक गहरा था। उसने कहा कि यही नया केंद्र है। यहां तत्वों को अलग अलग बांधकर नहीं, एक साथ जोड़कर नई शक्ति बनाई जाएगी। पुरानी व्यवस्था में हर तत्व की अपनी सीमा थी, अब सीमाएं हटेंगी। आर्यन ने शांत मन से पूछा कि यदि सीमाएं पूरी तरह हट जाएंगी तो संतुलन कैसे रहेगा? उत्तर आया कि संतुलन एक पुरानी धारणा है जिसे बनाए रखने के लिए लोग विकास को रोकते हैं। यदि तत्व एक दूसरे में घुल जाए तो नई संरचना बनेगी, अधिक शक्तिशाली, अधिक स्वतंत्र। उसने महसूस किया कि यह विचार आकर्षक है। यदि तत्वों का पूर्ण समन्वय हो तो ऊर्जा का विस्तार असीम हो सकता है, पर समस्या यह है कि समन्वय और मिश्रण अलग बातें हैं। यदि बिना आधार के सब कुछ मिला दिया जाए तो पहचान मिट जाती है। पहचान के बिना दिशा नहीं होती। घाटी में अचानक कंपन तेज हो गया। चक्र की गति बढ़ी। क्रिस्टल के भीतर से रोशनी की किरणें बाहर निकली और चारों दिशाओं में फैल गई। आसपास की चट्टानों पर उकेरे पुराने प्रतीक टूटने लगे। यह संकेत था कि नई शक्ति पुराने आधार को मिटा रही है। आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर चक्र के सामने स्थान लिया। उसने अपनी हथेलियां फैलाकर अपनी ऊर्जा को चक्र के साथ जोड़ने की कोशिश की, पर यह पहले की तरह एक तत्व का संघर्ष नहीं था। यहां हर दिशा से अलग अलग दबाव आ रहा था। कभी जल की गहराई उसे नीचे खींचती, कभी अग्नि की तपिश उसे पीछे हटाती, कभी वायु की लहरें उसकी एकाग्रता तोड़ती, तो कभी पत्थर की कठोरता उसे जकड़ती। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि ये केंद्र उससे अधिक शक्तिशाली है, पर उसने स्वयं को याद दिलाया कि संतुलन केवल शक्ति से नहीं बनता बल्कि क्रम से बनता है। उसने पहले चक्र की गति को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि बैंगनी रंग तब उभरता है जब चारों रंग असंतुलित होकर एक दूसरे पर हावी होते हैं। यदि वो उन्हें क्रम में रख सके तो बैंगनी स्वतः कम हो जाएगा। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को 4 भागों में बांटा। एक भाग ने जल की धड़कन को थामा, दूसरा पर्वत की स्थिरता को, तीसरा अग्नि की लय को और चौथा वायु की गति को। फिर उसने उन्हें एक वृत्त में रखा, पर इस बार बैंगनी के स्थान पर सुनहरी नीली आभा को आधार बनाया। चक्र की गति कुछ क्षणों के लिए धीमी हुई। क्रिस्टल की धुंधलाहट हल्की कम हुई, पर उसी क्षण घाटी के चारों ओर से ध्वनि उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य समूह इस प्रयास का विरोध कर रहा हो। बैंगनी प्रकाश तीव्र होकर फिर फैलने लगा। आर्यन समझ गया कि
कि ये केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, विचारों का भी केंद्र है। यहाँ केवल तत्वों को नहीं, धारणाओं को भी जोड़ा गया है। यदि उसे इसे पूरी तरह संतुलित करना है तो उसे केवल चक्र नहीं, उस विचारधारा को भी समझना होगा जो इसे चला रही है। घाटी के ऊपर आकाश अब पूरी तरह बैंगनी हो चुका था। हवा में बिजली सी गंध थी। संघर्ष अभी आरंभ हुआ था और यह पहले के सभी संघर्षों से अधिक जटिल था। यहां उसे केवल रक्षा नहीं, दिशा देनी होगी। उसने अपनी दृष्टि क्रिस्टल पर टिकाई और भीतर की सबसे गहरी शांति को जागृत किया। यह लड़ाई लंबी होगी, पर यदि वो तत्वों के क्रम को पुनर्स्थापित कर सका तो शायद ये नया केंद्र संतुलन का शत्रु नहीं, सहयोगी बन सकेगा। घाटी के मध्य खड़े हुए आर्यन ने महसूस किया कि यह स्थान केवल ऊर्जा का संगम नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का भी युद्ध क्षेत्र है। चक्र की गति फिर तेज हो चुकी थी और बैंगनी प्रकाश अब चारों दिशाओं में फैलने लगा था। आसपास की चट्टानों पर उकेरे पुराने प्रतीक लगभग मिट चुके थे। उनकी जगह एक समान गहरे रंग की परत उभर आई थी जो हर भिन्नता को एक ही स्वरूप में बदल देना चाहती थी। यह दृश्य केवल तत्वों का मिश्रण नहीं, बल्कि पहचान का विलय था। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहरा किया। उसने महसूस किया कि क्रिस्टल के भीतर कोई स्थिर संरचना नहीं है, वो लगातार बदल रहा है, जैसे कोई विचार जो बार बार नया रूप लेता हो। कभी उसमें अग्नि का उग्र लाल रंग उभरता, कभी जल की नीली गहराई, कभी पत्थर की धूसर कठोरता और कभी वायु की पारदर्शी लय। पर हर बार अंत में सब बैंगनी में घुल जाता। यह संकेत था कि इस केंद्र का उद्देश्य विविधता को मिटाकर एक कृत्रिम एकता बनाना है। उसके भीतर एक द्वंद्व उठा। यदि तत्व सचमुच एक दूसरे में समा जाए तो शायद एक नई शक्ति जन्म ले सकती है, पर बिना आधार के एकता अराजकता भी बन सकती है। उसने समझ लिया कि समस्या एकता में नहीं, बल्कि दिशा में है। यदि दिशा स्पष्ट हो तो तत्व सहयोग करेंगे, यदि दिशा केवल विस्तार हो तो वे टकराएंगे। घाटी में अचानक हवा का दबाव बदल गया। ऊपर का बैंगनी आकाश जैसे नीचे झुकने लगा। चक्र से उठती किरणें अब एक दूसरे से टकराने लगी। जमीन के नीचे कंपन बढ़ गया। यह संकेत था कि केंद्र अस्थिर हो रहा है। यदि यह विस्फोट हुआ तो आसपास का क्षेत्र लंबे समय तक प्रभावित रहेगा। उसी क्षण उसे वही वरिष्ठ चेतना फिर महसूस हुई। इस बार वो छाया में छिपी नहीं थी, बल्कि घाटी की दीवारों में समाई हुई थी। उसने कहा कि पुरानी सीमाएं टूट रही हैं। तत्वों का यह संगम एक नए युग की शुरुआत है। संतुलन की पुरानी परिभाषा अब अप्रासंगिक है। यदि वह इस परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेगा तो वो विकास के विरुद्ध खड़ा होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने उत्तर में कहा कि विकास और विसर्जन में अंतर है। यदि कोई बीज मिट्टी में मिले बिना अंकुर बन जाए तो वो टिक नहीं सकता। उसी तरह यदि तत्वों को उनके मूल से काटकर मिला दिया जाए तो वो संरचना टिकाऊ नहीं होगी। वो परिवर्तन के विरुद्ध नहीं, बल्कि आधार के पक्ष में है। ये संवाद केवल विचारों का नहीं, ऊर्जा का भी था। जैसे ही उसने ये कहा, उसके भीतर की सुनहरी नीली आभा फैल गई। उसने चक्र के चारों रंगों को अलग अलग पहचानना शुरू किया। उसने पहले जल को शांत किया, फिर अग्नि की तीव्रता को सीमित किया, फिर पत्थर की कठोरता को स्थिर किया और अंत में वायु की लहरों को क्रम दिया। यह प्रयास सरल नहीं था। हर बार जब वो एक तत्व को स्थिर करता, दूसरा उग्र हो उठता। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि वो अकेला इस बहुस्तरीय दबाव को नहीं झेल पाएगा। बैंगनी प्रकाश ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी श्वास भारी हो गई। विचारों में हल्की धुंध उतरने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी स्मृतियों को छू रहा है। गुरु के शब्द, झील की शांति, अग्नि की ज्योति, सब एक साथ धुंधले होने लगे। पर उसी समय उसने अपने भीतर के मूल बिंदु को याद किया। वो शांत केंद्र, जहां से हर तत्व की ऊर्जा निकलती है।
उसने अपनी चेतना को वही स्थिर किया। धीरे धीरे धुंध छंटने लगी। बैंगनी प्रकाश अब उसे सीधे प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसने चक्र के भीतर एक नया क्रम स्थापित करने की कोशिश की। इस बार उसने चारों तत्वों को वृत्त में नहीं बल्कि सर्पिल में रखा। एक ऐसा क्रम जहां हर तत्व दूसरे से जुड़ता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। जल से अग्नि, अग्नि से पत्थर, पत्थर से वायु और वायु से फिर जल। यह क्रम स्थिर था पर गतिशील भी। कुछ क्षणों के लिए बैंगनी रंग फीका पड़ा। क्रिस्टल की धुंधलाहट कम हुई। उसके भीतर हल्की पारदर्शिता उभरी। घाटी का कंपन धीमा हुआ, पर उसी क्षण घाटी की दीवारों से गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कई चेतनाएं एक साथ प्रतिक्रिया दे रही हों। बैंगनी प्रकाश फिर से उभरने लगा, पर इस बार वो उतना तीव्र नहीं था। आर्यन समझ गया कि ये केंद्र केवल एक व्यक्ति की शक्ति से नहीं बना। इसमें कई साधकों की ऊर्जा जुड़ी है। यदि उसे इसे स्थायी रूप से संतुलित करना है तो उसे केवल चक्र नहीं, उस सामूहिक इच्छा को भी बदलना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींचा, पर चक्र पर अपनी छाप छोड़ दी। अब चक्र पूरी तरह बैंगनी नहीं था। उसमें सुनहरी नीली सर्पिल की एक पतली रेखा स्थायी रूप से घूम रही थी। यह पूर्ण विजय नहीं थी, पर एक हस्तक्षेप था। घाटी की हवा कुछ हल्की हो गई। बैंगनी आकाश में दरार सी दिखाई दी, जहां से सामान्य आकाश की झलक मिली। यह संकेत था कि संतुलन का बीज रोप दिया गया है, पर आर्यन जानता था कि यह संघर्ष अभी अधूरा है। छाया धड़ा अब सीधे टकराव से आगे बढ़ चुका है। वे सामूहिक चेतना के स्तर पर काम कर रहे हैं। यदि वो सच में इस केंद्र को स्थायी संतुलन देना चाहता है तो उसे उन लोगों तक पहुंचना होगा जो इसे चला रहे हैं। घाटी में खड़े हुए उसने अंतिम बार क्रिस्टल को देखा। उसमें अब हल्की चमक थी, पर वो पूरी तरह साफ नहीं था। ये एक चेतावनी भी थी और संभावना भी। आगे का मार्ग केवल शक्ति से नहीं खुलेगा। उसे संवाद, धैर्य और शायद सहयोग की आवश्यकता होगी। सांझ गहराने लगी थी। घाटी की छाया लंबी हो रही थी, पर अब वहां पूर्ण अंधकार नहीं था। बैंगनी के बीच सुनहरी नीली रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। संघर्ष जारी है, पर दिशा बदलने लगी है। घाटी के मध्य खड़े हुए आर्यन ने महसूस किया कि उसके द्वारा स्थापित की गई सुनहरी नीली सर्पिल अभी भी चक्र के भीतर धीमे धीमे घूम रही है। वो पतली थी, पर स्थिर थी। बैंगनी आभा अब भी मौजूद थी, पर उसमें पहले जैसी आक्रामकता नहीं रही, जैसे किसी ने उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध डाल दिया हो। यह पूर्ण संतुलन नहीं था, पर एक बीज अवश्य रोपा गया था। आकाश में तैरती बैंगनी परत धीरे धीरे बदल रही थी। उसमें हल्की दरारें उभर आई थी, जिनसे सामान्य नीले आकाश की झलक दिखती थी। घाटी की हवा में अब केवल दमनकारी दबाव नहीं, बल्कि अनिश्चितता थी। यह वो क्षण था जब कोई भी पक्ष पूरी तरह हावी नहीं था। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से क्रिस्टल के भीतर प्रवाहित किया। इस बार उसने प्रतिरोध का सामना नहीं किया, बल्कि एक जिज्ञासु कंपन महसूस किया, जैसे क्रिस्टल स्वयं समझना चाहता हो कि उसके भीतर जो नया क्रम स्थापित हुआ है वो क्या है। उसने महसूस किया कि ये केंद्र केवल बाहरी ऊर्जा से नहीं चल रहा, ये उन साधकों की इच्छाओं से भी संचालित है जिन्होंने इसे बनाया है। उनके भीतर परिवर्तन की आकांक्षा है, पर दिशा अस्पष्ट है। घाटी की दीवारों से अचानक एक गहरी गूंज उठी। ये पहले की चुनौती जैसी नहीं थी। इसमें प्रश्न था। उसी वरिष्ठ चेतना की उपस्थिति फिर उभरी, पर इस बार उसका स्वर अधिक स्थिर था। उसने स्वीकार किया कि यह हस्तक्षेप अप्रत्याशित था। तत्वों का यह सर्पिल क्रम उनके लिए नया है। वे तत्वों को जोड़ना चाहते थे, पर इस तरह नहीं। आर्यन ने शांत मन से कहा कि तत्वों का मेल तब तक स्थायी नहीं होगा जब तक उनकी जड़ों को सम्मान न मिले। यदि जल को उसकी गहराई से काट दिया जाए, अग्नि को उसकी मूल चेतना से अलग कर दिया जाए, तो वे केवल अस्थिर ऊर्जा बनेंगे।
सच्चा समन्वय पहचान को मिटाकर नहीं, पहचान को स्वीकार कर बनता है। घाटी में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा गया। फिर जमीन के नीचे की कंपन बदल गई। दरारों से उठती बैंगनी रोशनी की तीव्रता कम हो गई। कुछ स्थानों पर दरारें स्वयं भरने लगी। यह संकेत था कि केंद्र के भीतर भी द्वंद्व शुरू हो गया है। पर उसी क्षण क्रिस्टल के भीतर से एक तीखी चमक उठी। उसमें एक और परत थी जो अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। वो गहरे काले रंग की थी, बैंगनी से भी गहरी। ये वो शक्ति थी जिसे शायद अभी तक पूर्ण रूप से जागृत नहीं किया गया था। उसने महसूस किया कि यदि ये परत सक्रिय हो गई तो अभी स्थापित सर्पिल भी टूट सकती है। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को और गहरा किया। उसने इस नई परत को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी चेतना उस तक पहुंची, उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। ये केवल परिवर्तन की आकांक्षा नहीं थी, इसमें आक्रोश था, वर्षों की उपेक्षा, असमानता और बंधनों का। ये छाया धड़े का मूल भाव था। वे केवल शक्ति नहीं चाहते, वे मान्यता चाहते हैं। उसे समझ आया कि यह संघर्ष केवल तत्वों का नहीं, भावनाओं का भी है। यदि वह इस आक्रोश को समझे बिना केवल ऊर्जा को दबाता रहा तो ये और गहरा होगा। उसने उस काली परत को शांत करने की कोशिश नहीं की, उसने उसे स्वीकार करने की कोशिश की। उसने अपनी चेतना से संकेत दिया कि संतुलन में भी स्थान है, केवल प्रकाश के लिए नहीं, छाया के लिए भी। यह संवाद शब्दों से परे था। कुछ क्षणों के लिए काली परत की तीव्रता कम हुई। बैंगनी आभा में हल्की चमक उभरी। सर्पिल क्रम अब थोड़ा स्थिर हो गया। घाटी के ऊपर आकाश में बिजली सी चमकी, पर यह विनाशकारी नहीं थी। ये जैसे किसी निर्णय का संकेत थी। वरिष्ठ चेतना ने कहा कि यदि ये केंद्र पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए तो उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, पर यदि इसे संतुलित कर दिया जाए तो उनकी आकांक्षाएं भी दिशा पा सकती हैं। यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था। आर्यन ने उत्तर दिया कि वो किसी पक्ष को मिटाने नहीं आया। उसका उद्देश्य संतुलन है। यदि वे परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें भी आधार स्वीकार करना होगा। वो इस केंद्र को नष्ट नहीं करेगा, पर उसे अनियंत्रित भी नहीं रहने देगा। धीरे धीरे क्रिस्टल की धुंधलाहट और कम हुई। बैंगनी रंग अब सर्पिल के साथ मिश्रित होकर हल्का हो गया। काली परत पीछे हट गई, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, पर निष्क्रिय हो गई। घाटी की हवा अब भारी नहीं थी। उसमें एक नई गंध थी, मिट्टी की, जो बारिश के बाद आती है। यह संकेत था कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर यह अंतिम नहीं था। वरिष्ठ चेतना ने चेतावनी दी कि सभी उनके जैसे नहीं सोचते। छाया धड़े में भी उग्र लोग हैं जो इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि यह केंद्र संतुलित हुआ तो वे नया केंद्र खोजेंगे। आर्यन ने सिर झुकाया। वो जानता था कि यह मार्ग सरल नहीं होगा, पर आज पहली बार संघर्ष में संवाद का बीज अंकुरित हुआ है। यह छोटा है, पर संभावनाओं से भरा है। सांझ अब गहरी हो चुकी थी। घाटी के ऊपर बैंगनी परत लगभग विलीन हो चुकी थी। चक्र अब स्थिर गति से घूम रहा था और उसकी रोशनी में चारों तत्व स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, पर अब वे एक दूसरे पर हावी नहीं थे। आर्यन ने महसूस किया कि ये अध्याय पूर्ण नहीं, पर एक मोड़ अवश्य है। अब संघर्ष केवल रोकने का नहीं, मार्गदर्शन का है। छाया और प्रकाश के बीच की रेखा धुंधली हो रही है और शायद इसी धुंधलाहट में नया संतुलन जन्म लेगा। घाटी में अब पहले जैसी दमनकारी ऊर्जा नहीं थी, पर शांति भी पूर्ण नहीं थी। चक्र धीरे धीरे घूम रहा था और उसके भीतर स्थापित सुनहरी नीली सर्पिल अब स्थायी रूप ले चुकी थी। बैंगनी आभा पूरी तरह विलीन नहीं हुई थी, पर वो अब उग्र नहीं थी। जैसे किसी जंगली घोड़े को पहली बार लगाम का स्पर्श मिला हो। हवा में हल्की ठंडक उतर आई थी और जमीन की दरारों से उठती भाप लगभग समाप्त हो चुकी थी। आर्यन कुछ कदम पीछे हटकर पूरे दृश्य को देखने लगा। घाटी की दीवारों पर जो पुराने प्रतीक मिट चुके थे, उनमें से कुछ फिर उभरने लगे थे।
वे स्पष्ट नहीं थे, पर संकेत दे रहे थे कि तत्वों की मूल पहचान अब पूरी तरह खोई नहीं है। ये प्रक्रिया समय लेगी। संतुलन एक क्षण में स्थापित नहीं होता, उसे स्थिर होने के लिए धैर्य चाहिए। उसी समय वरिष्ठ चेतना की उपस्थिति फिर से महसूस हुई, पर इस बार वो किसी चुनौती की तरह नहीं, बल्कि विचारशील मौन की तरह थी। उसने स्वीकार किया कि ये केंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें नई दिशा जुड़ चुकी है। पर उसने ये भी कहा कि छाया धड़े के भीतर मतभेद बढ़ेंगे, कुछ इसे कमजोरी समझेंगे, कुछ इसे अवसर। आने वाले समय में संघर्ष बाहर से अधिक भीतर होगा। आर्यन ने समझा कि यही सबसे कठिन चरण है। जब कोई विचार बदलता है तो सबसे पहले उसके अनुयायियों में विभाजन होता है। यदि वह इस संतुलन को टिकाए रखना चाहता है तो उसे केवल ऊर्जा की रक्षा नहीं, संवाद की रक्षा भी करनी होगी। घाटी के मध्य स्थित क्रिस्टल अब लगभग पारदर्शी हो गया था। उसमें चारों रंग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उनके बीच सर्पिल घूम रही थी। पर अचानक उसके भीतर एक हल्की कंपन उठी। ये वही काली परत थी जो पहले प्रकट हुई थी। वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, वो गहराई में छिपी थी। आर्यन ने महसूस किया कि ये परत तभी उभरेगी जब किसी पक्ष में अतिशयता बढ़ेगी। यदि प्रकाश स्वयं अहंकार में बदल गया या छाया फिर से क्रोध में डूबी तो ये परत सक्रिय हो सकती है। ये केंद्र अब संतुलन का स्थल है, पर असंतुलन की संभावना भी साथ लिए है। उसने निर्णय लिया कि वो इस घाटी को पूरी तरह छोड़कर नहीं जाएगा, पर यहां स्थायी रूप से रहना भी संभव नहीं। उसे एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जो स्वयं संतुलन बनाए रखे। उसने अपनी ऊर्जा से 4 दिशाओं में सूक्ष्म चिन्ह स्थापित किए, जल, अग्नि, पर्वत और वायु के प्रतीक, जो सर्पिल क्रम से जुड़े थे। अब यदि किसी एक तत्व पर दबाव बढ़ेगा तो बाकी 3 उसे संतुलित करेंगे। जैसे ही उसने ये तंत्र पूरा किया, घाटी में हल्की कंपन उठी, पर इस बार वो स्थिर थी। क्रिस्टल की चमक और स्पष्ट हो गई। बैंगनी आकाश लगभग पूरी तरह साफ हो चुका था और सामान्य नीला रंग लौट आया था। पर दूर क्षितिज पर एक और संकेत दिखाई दिया। पश्चिम से नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व दिशा से हल्की धूसर लकीर उठ रही थी। वो बैंगनी नहीं थी, नहीं लाल, उसमें धातु सी चमक थी। ये नया था। आर्यन ने तुरंत समझ लिया कि संघर्ष एक दिशा से समाप्त होता है तो दूसरी से जन्म लेता है। उसके भीतर एक क्षण के लिए थकान का भाव आया। इतने केंद्र, इतने तंत्र और हर बार नया रूप। पर उसी क्षण उसने अपने भीतर की ज्योति को महसूस किया। ये यात्रा केवल शत्रु को रोकने की नहीं, स्वयं को विस्तार देने की भी है। हर परीक्षा उसे गहरा बना रही है। वरिष्ठ चेतना ने जाते जाते कहा कि यदि वो सच में संतुलन का वाहक है तो उसे कभी केवल प्रकाश का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए, उसे छाया के भीतर भी उतरना होगा। ये अंतिम संकेत था। फिर उसकी उपस्थिति पूरी तरह विलीन हो गई। घाटी में अब केवल प्राकृतिक ध्वनियां बची थी, हल्की हवा, दूर कहीं पत्थर के गिरने की आवाज और क्रिस्टल की धीमी धड़कन। आर्यन ने एक बार फिर उस चक्र को देखा। ये अब शत्रु का केंद्र नहीं, संभावनाओं का केंद्र था। वो धीरे धीरे घाटी से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई उग्र चमक नहीं थी, केवल एक हल्की आभा जो संतुलन का संकेत दे रही थी। पर उसका मन उत्तर पूर्व दिशा की ओर खिंच रहा था। धूसर लकीर अब स्पष्ट हो रही थी। चलते हुए उसने सोचा कि संतुलन का अर्थ स्थिरता नहीं, निरंतर जागरूकता है। यदि वो एक स्थान पर रुक गया तो असंतुलन कहीं और जन्म लेगा। उसे चलना होगा, सीखना होगा और शायद दूसरों को भी इस यात्रा में शामिल करना होगा। आकाश अब पूरी तरह साफ था, पर दूर की धूसर चमक एक नए अध्याय का संकेत दे रही थी। ये संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, पर अब वो अकेला नहीं है। घाटी में एक नया बीज रोपा गया है, संवाद और संतुलन का। यदि वो अंकुरित हुआ तो शायद आने वाले समय में संघर्ष का स्वरूप बदल जाएगा।
आर्यन ने कदम तेज किए। उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि दृढ़ता थी, क्योंकि अब वो जानता है कि छाया और प्रकाश की लड़ाई केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी है। और जब तक भीतर संतुलन जीवित है, बाहर का संतुलन भी संभव है। उत्तर पूर्व दिशा में उठती धूसर लकीर अब पहले से अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। घाटी से बाहर निकलते हुए आर्यन ने महसूस किया कि हवा का स्वभाव बदल रहा है। पश्चिम की अग्नि और मध्य की मिश्रित ऊर्जा के बाद यह क्षेत्र अलग था। यहां ठंडक भी थी और एक अजीब सी खनक भी, जैसे लोहे के टकराने की सूक्ष्म ध्वनि दूर कहीं लगातार गूंज रही हो। ये अग्नि की तपिश नहीं थी, नहीं जल की नमी। ये कुछ कठोर, कुछ यांत्रिक सा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, भूमि का रंग धूसर होने लगा। मिट्टी में महीन धात्विक कण चमक रहे थे। कुछ स्थानों पर चट्टानें चिकनी और सीधी कटी हुई प्रतीत होती थी, मानो किसी ने उन्हें प्राकृतिक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से गढ़ा हो। यह क्षेत्र पहले की तरह प्राचीन और रहस्यमय नहीं लग रहा था। इसमें कुछ आधुनिकता, कुछ निर्माण की गंध थी। दूर एक ऊंची संरचना दिखाई दी। वो मंदिर या स्तंभ नहीं थी, बल्कि एक टॉवर जैसा ढांचा था, जो पत्थर और किसी धातु के मिश्रण से बना था। उसकी सतह पर वही धूसर चमक थी जो आकाश में उठती लकीर में थी। उसके चारों ओर हल्की सी धुंध थी, पर वो प्राकृतिक नहीं थी। वो जैसे भाप और धातु की गंध से बनी हो। आर्यन के भीतर एक नई जिज्ञासा जागी। अब तक के संघर्ष तत्वों और चेतना के स्तर पर थे, पर यह स्थान अलग संकेत दे रहा था। यहां ऊर्जा प्राकृतिक चक्रों से नहीं, किसी संरचना से निकल रही थी। उसने अपनी चेतना फैलाकर उस टॉवर को परखा। तुरंत उसे एक स्थिर पर तीखी तरंग महसूस हुई। यह तरंग भावनाओं या विचारों से नहीं, गणना से जुड़ी थी। जैसे कोई शक्ति भावनाओं से परे जाकर केवल परिणाम देखती हो। वो सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही वो टॉवर के निकट पहुंचा, जमीन के भीतर हल्की कंपन उठी। ये प्राकृतिक भूकंप जैसी नहीं थी, बल्कि किसी मशीन के चलने की तरह नियमित थी। कुछ क्षणों बाद टॉवर की सतह पर उकेरी गई रेखाएं चमकने लगी। वे रेखाएं सीधे और कोणीय थी, तत्वों के प्रतीकों जैसी घुमावदार नहीं। उसी समय उसके मन में एक ठंडी उपस्थिति उतरी। ये पहले की वरिष्ठ चेतना जैसी नहीं थी। इसमें कोई भाव नहीं था। ये एक स्थिर निरीक्षण था, जैसे कोई उसे परख रहा हो, पर बिना क्रोध या जिज्ञासा के। उसने महसूस किया कि यह शक्ति छाया धड़े की उग्रता से अलग है। यहां आक्रोश नहीं, नियंत्रण है। यह वो धड़ा हो सकता है जो परिवर्तन को भावनाओं से नहीं, व्यवस्था से देखता है। यदि पहले के लोग संतुलन को तोड़कर नया युग लाना चाहते थे, तो ये समूह शायद संतुलन को नियंत्रित कर नया ढांचा बनाना चाहता है। टॉवर के सामने पहुंचते ही उसे चारों ओर से धातु की गंध और स्पष्ट सुनाई देने लगी। हवा में हल्की भन भनाहट थी। उसने देखा कि टॉवर के आधार पर छोटे छोटे चक्र बने हैं, जिनमें तत्वों के प्रतीक नहीं बल्कि गणनात्मक चिन्ह उकेरे हैं। यह स्पष्ट था कि यहां तत्वों को प्राकृतिक क्रम में नहीं, योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा जा रहा है। अचानक टॉवर के भीतर से एक दरार खुली और भीतर का दृश्य दिखाई दिया। वहां कोई साधक ध्यान में नहीं बैठा था, बल्कि वहां कई गोलाकार क्रिस्टल एक साथ जुड़े हुए थे और उनके बीच धातु के तारों जैसी रेखाएं थी। वे सब एक केंद्रीय कोर से जुड़े थे जो धूसर प्रकाश छोड़ रहा था। आर्यन ने समझ लिया कि यह एक कृत्रिम केंद्र है। यहां तत्वों को साधना से नहीं, संरचना से नियंत्रित किया जा रहा है। यदि यह सफल हुआ तो प्राकृतिक संतुलन को स्थायी रूप से बदला जा सकता है। यह छाया धड़े का एक नया रूप है, भावनात्मक नहीं, बौद्धिक। उसी क्षण उस ठंडी उपस्थिति ने उसके मन में एक संदेश छोड़ा। उसने कहा कि संतुलन को संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता। प्राकृतिक चक्र अनिश्चित है। यदि तत्वों को स्थिर संरचना में बांध दिया जाए
तो भविष्य को पूर्वानुमेय बनाया जा सकता है। अराजकता समाप्त होगी। आर्यन ने भीतर हल्की बेचैनी महसूस की। यह विचार आकर्षक था। यदि तत्व नियंत्रित हो तो विनाश कम हो सकता है, पर क्या नियंत्रण पूर्ण हो सकता है? यदि सब कुछ गणना पर आधारित होगा तो स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? उसने उत्तर दिया कि संतुलन का अर्थ अनिश्चितता से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना है। यदि हर तत्व को यांत्रिक ढांचे में बांध दिया जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और वही विकास लाता है। टॉवर की रेखाएं और तेज चमकने लगी। भीतर का केंद्रीय कोर अधिक तीव्र हो गया। ऐसा लगा जैसे वह उसकी ऊर्जा को माप रहा हो। आसपास की भूमि की कंपन बढ़ गई। यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, बल्कि दो दृष्टिकोणों का टकराव था, प्राकृतिक संतुलन बनाम संचित नियंत्रण। आर्यन ने महसूस किया कि यदि वह इस कोर को सीधे तोड़ने की कोशिश करेगा तो पूरा ढांचा अस्थिर होकर विस्फोट कर सकता है। उसे पहले इसकी संरचना समझनी होगी। उसने अपनी चेतना को एक पतली किरण की तरह भीतर भेजा। उसने देखा कि हर क्रिस्टल एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, पर वे सब केंद्रीय कोर के आदेश से संचालित है। यदि वो उस कोर तक पहुंच सके और उसमें सर्पिल क्रम का बीज रोप सके तो शायद ये संरचना पूर्ण नियंत्रण से हटकर सहयोग में बदल सकती है। पर यह आसान नहीं होगा। ये धड़ा भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा। यहां तर्क और गणना प्रधान है। आकाश में धूसर लकीर अब सीधे टॉवर से जुड़ी प्रतीत हो रही थी। ये केंद्र सक्रिय है और समय कम है। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये नया अध्याय पहले से भिन्न है। यहां उसे केवल तत्वों से नहीं, संरचनाओं से संवाद करना होगा। संतुलन की उसकी परिभाषा अब एक और कसौटी पर है। क्या वह जीवंत अनिश्चितता को बचा पाएगा या नियंत्रित स्थिरता को स्वीकार करेगा? टॉवर की धड़कन तेज हो गई। संघर्ष आरंभ होने वाला था। टॉवर के भीतर की धूसर रोशनी अब स्थिर नहीं रही थी। वो लयबद्ध तरीके से धड़क रही थी, जैसे किसी विशाल धात्विक हृदय की स्पंदन हो। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई तक फैलाया और पाया कि केंद्रीय कोर केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि एक प्रकार का गणनात्मक मस्तिष्क है। हर क्रिस्टल से आने वाली तरंगे उसमें प्रवेश करती, वहां उनका विश्लेषण होता, फिर संशोधित आदेश वापस भेजे जाते। तत्व यहां स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते थे, वे आदेशों का पालन करने वाले घटक बन चुके थे। ये व्यवस्था किसी युद्ध की तरह उग्र नहीं थी, पर इसकी ठंडक अधिक भयावह थी। जैसे ही आर्यन ने अपनी ऊर्जा की पतली धारा उस कोर को छूने दी, तुरंत प्रतिक्रिया हुई। धूसर प्रकाश ने उसकी चेतना को घेर लिया और उसे मानो किसी धात्विक भूल भुलैया में खींच लिया। वहां न आकाश था, न धरती, केवल ज्यामितीय आकृतियों का अनंत विस्तार था। त्रिकोण, वृत्त, बहुभुज सब निरंतर घूम रहे थे। हर आकृति के भीतर सूत्र लिखे थे, जैसे किसी ने ब्रह्मांड को समीकरणों में बांध दिया हो। उस ठंडी उपस्थिति ने फिर से उसके मन में विचार छोड़ा कि भावनाएं त्रुटि का कारण बनती है। अनिश्चितता विनाश को जन्म देती है, और यदि संतुलन को संरचना में परिवर्तित कर दिया जाए तो तत्व कभी विद्रोह नहीं करेंगे। यह प्रस्ताव आकर्षक था। यदि अग्नि को सीमित किया जाए, जल को निर्धारित मार्ग दिया जाए, वायु को नियंत्रित वेग और पर्वत को निश्चित विस्तार, तो संघर्ष घट सकता है। पर आर्यन के भीतर कुछ विरोध कर रहा था। उसे याद आया कि पश्चिम की अग्नि में उग्रता थी, पर वही उग्रता शुद्धिकरण भी लाती है। जल की बाढ़ विनाश कर सकती है, पर वही जल जीवन का स्रोत भी है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित हो गया तो परिवर्तन का सौंदर्य कहाँ रहेगा? वह उस धात्विक भूल भुलैया के मध्य तक पहुंचा, जहां केंद्रीय कोर का प्रतीक तैर रहा था। ये एक घूर्णनशील बहुभुज था, जिसके भीतर धूसर प्रकाश का केंद्र था। उसके चारों ओर तत्वों के प्रतीक नहीं, बल्कि उनके सांकेतिक मान लिखे थे। अग्नि को तापमान और दबाव में, जल को आयतन और प्रवाह दर में, वायु को वेग और घनत्व में,
और पर्वत को भार और स्थिरता में बदला गया था। तत्व यहां अनुभूति नहीं, डेटा बन चुके थे। आर्यन ने समझ लिया कि ये शक्ति सीधे युद्ध से नहीं टूटेगी, उसे इस गणना के भीतर एक नया सूत्र जोड़ना होगा। उसने अपने भीतर की सर्पिल ऊर्जा को केंद्रित किया। ये सर्पिल गणना से बाहर की अवधारणा थी। ये सीधी रेखा नहीं, चक्र भी नहीं, बल्कि विस्तारमान क्रम था जिसमें परिवर्तन स्वयं नियम था। उसने धीरे धीरे उस बहुभुज के पास पहुंचकर अपनी चेतना का अंश उसमें प्रवाहित किया। तुरंत विरोध हुआ। धूसर ऊर्जा ने उसे बाहर धकेलने की कोशिश की। भूल भुलैया की आकृतियां तीव्र गति से घूमने लगी, समीकरण बदलने लगे, पर उसने पीछे हटने के बजाय सर्पिल को और गहरा किया। उसने तत्वों की अनुभूति को स्मरण किया, अग्नि की गर्मी, जल की नमी, वायु की स्वतंत्रता, पर्वत की स्थिरता। उसने उन अनुभूतियों को गणना में प्रविष्ट किया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ रुक गया। बहुभुज की गति धीमी पड़ी। धूसर प्रकाश में हल्की दरार सी दिखी। वहां से नीली और सुनहरी आभा की पतली रेखा भीतर प्रविष्ट हुई। ये वही संतुलित ऊर्जा थी जो उसने पहले केंद्रों में स्थापित की थी, पर इस बार उसे समीकरणों के भीतर स्थान बनाना था। टॉवर के बाहर भूमि की कंपन बढ़ गई। धातु की भन भनाहट तीव्र हो गई। संरचना उसकी हस्तक्षेप को महसूस कर रही थी। यदि यह प्रक्रिया असफल हुई तो पूरा ढांचा अस्थिर हो सकता है, पर यदि सफल हुई तो यह नियंत्रण सहयोग में बदल सकता है। भूल भुलैया के भीतर धूसर उपस्थिति ने अंतिम प्रयास किया। उसने भविष्य के चित्र दिखाए, अराजक तूफान, तत्वों की बगावत, असंख्य संघर्ष। उसने संकेत दिया कि यदि नियंत्रण न हो तो संतुलन टिक नहीं पाएगा। आर्यन ने उन दृश्यों को देखा, पर वो डरा नहीं। उसने उत्तर में वे क्षण स्मरण किए जब तत्वों ने स्वयं संतुलन स्वीकार किया था। संतुलन बाहरी बंधन से नहीं, आंतरिक समझ से आता है। सर्पिल अब बहुभुज के केंद्र तक पहुंच चुकी थी। धूसर प्रकाश और सुनहरी नीली ऊर्जा के बीच टकराव नहीं, बल्कि मिश्रण होने लगा। समीकरणों में एक नया चिन्ह जुड़ गया, एक घुमावदार चिन्ह जो परिवर्तन को दर्शाता था। धात्विक भूल भुलैया की कुछ आकृतियां स्थिर हो गई, कुछ टूटकर नई संरचना में बदल गई। टॉवर के बाहर धूसर लकीर आकाश में डगमगाई। उसकी चमक कम होने लगी। भूमि की कंपन धीरे धीरे शांत हुई। भीतर केंद्रीय कोर की धड़कन अनियमित हुई, फिर एक नई लय में स्थिर हो गई। अब उसकी रोशनी केवल धूसर नहीं थी, उसमें हल्की सुनहरी रेखाएं भी दिखाई दे रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसने इस संरचना को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसमें परिवर्तन का बीज रोपा है। ये अब पूर्ण नियंत्रण का केंद्र नहीं रहा, ये सहयोगात्मक गणना की ओर बढ़ रहा है। तत्व यहां आदेश के अधीन नहीं, परस्पर संतुलन के सूत्र में जुड़ सकते हैं, पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं थी। धूसर उपस्थिति पूरी तरह विलीन नहीं हुई, उसने केवल अपने स्वर को बदला। अब उसमें कठोरता कम थी, पर निरीक्षण बना हुआ था, मानो वह ये देखने को तैयार हो कि ये नया सूत्र कितना स्थायी है। आर्यन धीरे धीरे अपनी चेतना को भूल भुलैया से बाहर लाया। टॉवर के सामने खड़े होकर उसने देखा कि उसकी सतह पर बनी सीधी रेखाओं में अब हल्के घुमाव भी उभर आए हैं। केंद्रीय दरार बंद हो चुकी थी, पर भीतर की रोशनी बदल चुकी थी। आकाश की धूसर लकीर अब पतली हो गई थी, पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यह संकेत था कि यह धड़ा अभी भी सक्रिय है, पर अब संघर्ष केवल नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता का नहीं, संवाद बनाम थोपे गए ढांचे का होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह विजय नहीं, एक परिवर्तन था। उसे समझ आ गया कि संतुलन की यात्रा में हर केंद्र को नष्ट करना आवश्यक नहीं, कुछ को समझना और बदलना अधिक प्रभावी है। पर हर परिवर्तन जोखिम लेकर आता है। यदि यह संरचना फिर से कठोर हुई तो परिणाम पहले से अधिक जटिल हो सकते हैं। वो टॉवर से थोड़ा दूर हट गया। उसकी दृष्टि अब अधिक गहरी थी। उसने महसूस किया
कि संतुलन केवल प्रकृति और छाया के बीच नहीं, विचारों के बीच भी है, और ये संघर्ष अभी लंबा चलेगा। टॉवर के भीतर जो परिवर्तन आरंभ हुआ था, उसका प्रभाव धीरे धीरे बाहर की दुनिया में भी दिखाई देने लगा। धूसर आकाश अब पूरी तरह साफ तो नहीं हुआ था, पर उसकी कठोर चमक में नरमी आ गई थी। हवा में जो धात्विक गंध थी, वो कम होकर किसी नई धातु के गढ़े जाने जैसी लगने लगी थी, मानो पुराना ढांचा पिघलकर नए रूप में ढल रहा हो। आर्यन कुछ दूरी पर खड़ा इस परिवर्तन को महसूस कर रहा था। उसके भीतर हल्की थकान थी, पर उससे कहीं अधिक एक सजग शांति थी। उसने किसी शत्रु को हराया नहीं था, बल्कि एक दृष्टिकोण में दरार डाली थी। टॉवर की सतह पर उभरे घुमाव अब स्पष्ट हो रहे थे। पहले जहां केवल सीधी कठोर रेखाएं थी, वहां अब कुछ स्थानों पर सर्पिल जैसी आकृतियां दिख रही थी। यह पूर्ण रूपांतरण नहीं था, पर संकेत था कि संरचना अब स्वयं को पुनर्संगठित कर रही है। भीतर के क्रिस्टल अब एक साथ धड़क नहीं रहे थे, बल्कि क्रमशः संवाद कर रहे थे। अग्नि का क्रिस्टल जल के क्रिस्टल को संकेत भेजता, फिर वायु और पर्वत के बीच सूक्ष्म आदान प्रदान होता। केंद्रीय कोर अब आदेश देने वाला केंद्र नहीं, बल्कि समन्वयक बनने की दिशा में था। पर यह शांति स्थायी नहीं थी। जैसे ही आर्यन ने अपनी चेतना को थोड़ा ढीला छोड़ा, उसे एक तीव्र झटका महसूस हुआ। धूसर ऊर्जा का एक भाग, जो परिवर्तन से असहमत था, टॉवर के निचले स्तर में सिमट गया था। वो पूरी संरचना में घुलना नहीं चाहता था। वो कठोर नियंत्रण को बचाए रखना चाहता था। यह स्पष्ट था कि हर प्रणाली में परिवर्तन का विरोध होता है। भूमि अचानक फिर कांपी, पर इस बार कंपन असमान था। टॉवर के एक हिस्से से तेज धूसर किरण बाहर निकली और जमीन पर गिरते ही पत्थर पिघलने लगे। वहां से एक नई आकृति उभरी। वो पहले देखी गई धात्विक संरचना जैसी नहीं थी। वो अधिक सघन और आक्रामक थी। उसका शरीर खंडों में बंटा था, जैसे किसी यांत्रिक योद्धा का निर्माण हुआ हो। उसकी आंखों की जगह दो चमकते हुए बिंदु थे, जिनमें भाव नहीं, केवल लक्ष्य था। आर्यन ने समझ लिया कि यह संरचना के भीतर का वो भाग है जो परिवर्तन को अस्वीकार कर रहा है। यदि कोर संतुलन की ओर बढ़ रहा है, तो ये अवशेष पूर्ण नियंत्रण की रक्षा करेगा। ये युद्ध भावनाओं का नहीं, विचारधाराओं का था, पर अब उसका रूप ठोस हो चुका था। यांत्रिक आकृति ने बिना चेतावनी के आगे बढ़कर आक्रमण किया। उसकी गति सीधी और सटीक थी, जैसे हर कदम गणना के बाद रखा गया हो। उसने हाथ बढ़ाया और हवा में एक धात्विक चाप बना, जो सीधे आर्यन की ओर बढ़ा। वो ऊर्जा शुद्ध धूसर नहीं थी, उसमें तीखी चमक थी, जो किसी लेजर जैसी लगती थी। आर्यन ने तुरंत अपनी सर्पिल ऊर्जा को सक्रिय किया और चाप को मोड़ने की कोशिश की। टकराव के क्षण में हवा में चिंगारियां सी फैली। यह संघर्ष पहले के तत्वीय युद्धों से भिन्न था। यहां प्रतिद्वंद्वी क्रोध से प्रेरित नहीं था, वो गणना से संचालित था। हर प्रहार लक्ष्य भेदी और न्यूनतम ऊर्जा व्यय वाला था। आर्यन को अपनी चालों में परिवर्तन लाना पड़ा। यदि वो सीधा प्रतिरोध करेगा, तो वो उसकी गति का अनुमान लगाकर अगला प्रहार तैयार कर लेगा। उसे अनिश्चितता लानी होगी। उसने अपनी ऊर्जा को विभाजित किया। एक भाग सामने से टकराया, दूसरा भाग पीछे से घूमकर उस आकृति के जोड़ पर लगा। कुछ क्षण के लिए यांत्रिक योद्धा की गति रुकी। उसके खंडों के बीच की रेखाएं झिलमिलाईं, पर वो तुरंत पुनः संतुलित हो गया। उसने अपने हाथों को बदलकर दो धारदार रूपों में परिवर्तित कर लिया, और इस बार आक्रमण और तीव्र था। आर्यन ने महसूस किया कि यह केवल बाहरी आकृति नहीं, बल्कि टॉवर के भीतर छिपी असहमति की प्रतिछाया है। यदि वो इसे नष्ट करेगा, तो शायद संरचना का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि वह इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा, तो परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। उसे ऐसा मार्ग चाहिए था जो विरोध को भी नए क्रम में समाहित कर सके। संघर्ष के बीच उसने ध्यान दिया
कि यांत्रिक आकृति के सीने में एक छोटा सा कोर धड़क रहा है। वो धूसर था, पर पूरी तरह कठोर नहीं। उसमें हल्की दरार थी, जैसे परिवर्तन की रोशनी वहां तक पहुंची हो, पर जड़ता ने उसे रोके रखा हो। उसने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। उसने सामने से एक तीव्र प्रहार किया, ताकि योद्धा का ध्यान उसी पर रहे, और साथ ही अपनी चेतना का सूक्ष्म भाग उस दरार की ओर भेजा। क्षण भर के लिए उसे उसी धात्विक भूल भुलैया का आभास हुआ, पर इस बार वो संकुचित और उग्र थी। समीकरण स्थिर नहीं, अड़े हुए थे। उसने वहां सर्पिल का सूक्ष्म चिन्ह अंकित किया। तुरंत तीव्र प्रतिरोध हुआ। बाहर खड़ी आकृति ने और उग्र प्रहार किया। उसकी धार ने आर्यन के कंधे को छुआ और हल्का घाव बन गया, पर उसने पीछे हटने के बजाय अपनी ऊर्जा को और केंद्रित किया। दरार के भीतर सर्पिल का बीज गहराया। धूसर कोर की धड़कन अस्थिर हुई। बाहरी आकृति की गति में झटका आया। उसके प्रहारों की सटीकता कम हुई। कुछ खंड ढीले पड़े। उसने अंतिम प्रयास में दोनों हाथों को मिलाकर एक विशाल धात्विक चाप बनाया और उसे आर्यन की ओर छोड़ा। इस बार आर्यन ने सीधा प्रतिरोध नहीं किया। उसने सर्पिल को फैलाकर उस चाप को अपने भीतर से गुजार दिया, उसे मोड़ा और उसी दरार की ओर लौटा दिया। टकराव हुआ, पर विस्फोट नहीं। धूसर कोर की दरार चौड़ी हुई। भीतर से सुनहरी नीली रेखा फूटी। यांत्रिक आकृति कुछ क्षण के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर उसके खंड धीरे धीरे अलग होकर जमीन पर गिरने लगे। वे टूटे नहीं, बल्कि निष्क्रिय हो गए। धातु की चमक फीकी पड़ गई। टॉवर के भीतर की धड़कन एक बार फिर बदली। अब उसमें कठोरता कम और लय अधिक थी। धूसर अवशेष का वो अंश जो प्रतिरोध कर रहा था, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर उसकी उग्रता घट गई। वो अब संरचना का हिस्सा बनकर नए क्रम में समाहित होने लगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसका कंधा हल्का घायल था, पर भीतर संतोष था। उसने समझ लिया कि संतुलन केवल सहमति से नहीं, विरोध को रूपांतरित करने से आता है। हर परिवर्तन में प्रतिरोध स्वाभाविक है, और यदि उसे समझदारी से समाहित किया जाए तो वही शक्ति बन सकता है। आकाश में धूसर लकीर अब और पतली हो चुकी थी। टॉवर की सतह पर घुमावदार रेखाएं स्थायी रूप से उभर आई थी। केंद्रीय कोर अब मिश्रित प्रकाश छोड़ रहा था। संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था, पर एक नया अध्याय आरंभ हो चुका था, जहां नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संवाद संभव है। यांत्रिक आकृति के खंड जब जमीन पर निष्क्रिय होकर बिखर गए, तो आसपास की भूमि में फैली धात्विक कंपन धीरे धीरे शांत होने लगी। हवा में अब वैसी तीखी खनक नहीं थी, बल्कि किसी लंबी बहस के बाद आई थकान जैसी निस्तब्धता थी। टॉवर की धड़कन अब पहले जैसी आदेशात्मक नहीं रही। उसमें एक नई लय थी, कठोरता और लचक का मिलाजुला स्वर। आर्यन कुछ क्षण वही खड़ा रहा, अपने घायल कंधे से रिश्ती गर्माहट को महसूस करते हुए। घाव गहरा नहीं था, पर यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त था कि हर परिवर्तन बिना मूल्य चुकाए नहीं आता। टॉवर की सतह पर उभरी सर्पिल रेखाएं अब स्थिर हो चुकी थी। सीधी कोणीय रेखाओं के बीच उनका अस्तित्व स्पष्ट था, जैसे किसी पुराने शिलालेख पर नया मंत्र अंकित कर दिया गया हो। भीतर के क्रिस्टल अब संवेद धड़कन में नहीं, बल्कि क्रमिक संवाद में थे। अग्नि का क्रिस्टल जब तीव्र होता, तो जल का क्रिस्टल उसकी लय को संतुलित करता। वायु की गति बढ़ती तो पर्वत की स्थिरता उसे थाम लेती। केंद्रीय कोर अब निर्णय थोपने के बजाय प्रवाहों का समन्वय कर रहा था। यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, पर पूर्ण नियंत्रण भी नहीं। ये एक जटिल संतुलन था, जिसे समय की परीक्षा से गुजरना होगा। आकाश की धूसर लकीर लगभग विलीन हो चुकी थी, पर उसकी हल्की छाया अभी भी उत्तर पूर्व क्षितिज पर तैर रही थी। यह संकेत था कि यह धड़ा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। शायद उसके अन्य केंद्र भी हों, या अन्य विचारधाराएं जो संतुलन को अपने ढंग से परिभाषित करती हों। आर्यन ने महसूस किया
कि ये यात्रा अब केवल तत्वों की नहीं, दृष्टिकोणों की हो चुकी है। अग्नि की उग्रता, जल की लहर, छाया की विद्रोहिता और अब संरचना का नियंत्रण, हर रूप संतुलन के अलग आयाम दिखा रहा था। उसने टॉवर के समीप जाकर अपनी हथेली उसकी सतह पर रखी। ठंडक अब उतनी तीखी नहीं थी। धातु के भीतर से हल्की गर्माहट लौट रही थी, मानो संरचना ने उसे स्वीकार कर लिया हो। उसी क्षण उसके मन में एक सूक्ष्म संकेत उभरा। ये पहले की ठंडी, निरपेक्ष आवाज नहीं थी। इसमें हल्की जिज्ञासा थी, मानो संरचना स्वयं सीख रही हो कि अनिश्चितता को गणना में कैसे जोड़ा जाए। उसने अनुभव किया कि समीकरणों के भीतर सर्पिल का चिन्ह अब स्थायी हो गया है। यह परिवर्तन की अनुमति देता है, पर अराजकता नहीं। भूमि पर बिखरे यांत्रिक खंड धीरे धीरे धूल में नहीं बदले, बल्कि छोटे छोटे धात्विक बीजों की तरह चमकने लगे। वे निष्क्रिय थे, पर नष्ट नहीं। आर्यन ने समझ लिया कि विरोध पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। उसे रूपांतरित किया जा सकता है, दिशा दी जा सकती है, पर उसका अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता। यही प्रकृति का नियम है। प्रकाश और छाया, स्वतंत्रता और नियंत्रण सब साथ चलते हैं। उसने अपनी चेतना एक बार फिर व्यापक की। दूर दूर तक फैले क्षेत्र में ऊर्जा की नई तरंगें फैल रही थी। पश्चिम की अग्नि अब शांत थी, मध्य की घाटी संतुलित थी, और यह धात्विक टॉवर भी परिवर्तन के दौर से गुजर चुका था। पर एक नई हलचल दक्षिण की दिशा में थी। वहां से हल्की हरी आभा उठ रही थी, जिसमें जीवन की तीव्रता थी, पर साथ ही असामान्य उतावलापन भी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति का कोई और पक्ष जाग रहा है। शायद वृद्धि, शायद अतिवृद्धि। आर्यन ने अपने भीतर झांका। हर केंद्र ने उसे कुछ सिखाया था। अग्नि ने साहस दिया, जल ने धैर्य, छाया ने आत्म स्वीकृति और इस संरचना ने विवेक। अब उसे समझ आ रहा था कि संतुलन का अर्थ सबको समान बनाना नहीं, बल्कि हर शक्ति को उसका उचित स्थान देना है। यदि वह केवल स्वतंत्रता का समर्थन करेगा, तो नियंत्रण की आवश्यकता उपेक्षित होगी। यदि वह केवल संरचना को स्वीकार करेगा, तो जीवन की सहजता खो जाएगी। टॉवर के भीतर से हल्की रोशनी बाहर आई और कुछ क्षण के लिए उसके चारों ओर घूमी। ये आक्रमण नहीं था, ये मानो एक परीक्षण था। जब वो रोशनी उसके घायल कंधे को छूती है, तो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। धात्विक ऊर्जा ने मरहम की तरह काम किया। यह संकेत था कि संरचना अब विरोधी नहीं, सहयोगी बनने को तैयार है, कम से कम अभी के लिए। आर्यन ने अंतिम बार टॉवर की ओर देखा। उसे पता था कि यह केंद्र फिर से कठोर हो सकता है यदि संतुलन बिगड़ा, पर फिलहाल उसने संवाद का मार्ग चुन लिया है। वो धीरे धीरे उस स्थान से हट गया। उसके कदमों में थकान थी, पर दृष्टि में स्पष्टता। क्षितिज पर दक्षिण की हरी आभा और स्पष्ट हो रही थी। वहां जीवन की तीव्रता थी, पर उसके भीतर एक अनियंत्रित विस्तार की छाया भी थी। यदि वृद्धि सीमाओं को तोड़ दे, तो वो भी विनाश ला सकती है। ये नया अध्याय शायद प्रकृति के अति विस्तार से जुड़ा होगा। चलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। टॉवर अब दूर से साधारण दिखाई दे रहा था, पर उसकी सतह पर उभरी सर्पिल रेखाएं हल्की चमक रही थी। ये याद दिलाने के लिए पर्याप्त था कि संतुलन केवल युद्ध से नहीं, समझ से आता है। उसने अपनी गति बढ़ाई। यात्रा अभी लंबी है। हर दिशा में एक नया प्रश्न, एक नया केंद्र, एक नया विरोध उसका इंतजार कर रहा है। पर अब उसके भीतर भय कम और जिज्ञासा अधिक है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर संघर्ष का उद्देश्य नाश नहीं, रूपांतरण भी हो सकता है। और जब तक वो ये याद रखेगा, संतुलन की राह पर उसके कदम डगमगाएंगे नहीं। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए आर्यन ने महसूस किया कि वातावरण का स्वभाव फिर बदल रहा है। उत्तर पूर्व की धात्विक ठंडक पीछे छूट चुकी थी और अब हवा में नमी और मिट्टी की गंध घुलने लगी थी। कुछ दूरी चलते ही परिदृश्य पूरी तरह परिवर्तित हो गया। जहां पहले पत्थर और धातु का विस्तार था,
वहां अब घना हरित वन फैल चुका था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिनकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थी, एक दूसरे में इस तरह उलझे थे मानो प्रकृति ने स्वयं को कई परतों में लपेट लिया हो। सूर्य की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थी, और जो पहुंचती भी थी वे हरे प्रकाश में बदल जाती थी। ये साधारण वन नहीं था, हर पत्ती से ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगे उठ रही थी। जमीन पर उग आई बेलें सामान्य से अधिक मोटी थी, और कुछ तो ऐसी थी जिनमें हल्की धड़कन महसूस होती थी। आर्यन ने ध्यान से देखा तो पाया कि पेड़ों के तनों पर प्राचीन लिपि जैसे चिन्ह उकेरे हुए हैं, पर वे प्राकृतिक नहीं बल्कि उगे हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे वृक्षों ने स्वयं इन प्रतीकों को जन्म दिया हो। दक्षिण की दिशा से उठती हरी आभा अब स्पष्ट थी। वो आभा जीवन से भरी थी, पर उसमें एक अनियंत्रित विस्तार की छाया भी थी। ऐसा लग रहा था कि ये वन केवल जीवित नहीं बल्कि बढ़ता हुआ, फैलता हुआ और हर सीमा को निगलता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां तक दृष्टि जाती वहां तक हरा विस्तार था, पर उस विस्तार में संतुलन का सौम्य स्वर नहीं बल्कि उतावलेपन की लय थी। आर्यन कुछ कदम भीतर गया तो अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी धंस गई। बेलें फुसफुसाने लगी, हवा में पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। उसने अपनी चेतना फैलाकर महसूस किया कि ये वन एक सामूहिक चेतना से संचालित हो रहा है। यहां कोई एक केंद्र नहीं बल्कि असंख्य सूक्ष्म केंद्र थे। हर पौधा, हर बेल, हर बीज एक साझा प्रवाह में जुड़ा था। उसे समझ आया कि यह तत्व वृद्धि का केंद्र है। जीवन का स्वाभाविक गुण बढ़ना है, फैलना है, पर यदि उसे दिशा न मिले तो वही वृद्धि अतिक्रमण बन सकती है। यदि ये शक्ति अनियंत्रित रही तो वो अन्य तत्वों को स्थान नहीं देगी। संतुलन तब टूटता है जब एक पक्ष अत्यधिक प्रबल हो जाए। अचानक सामने की झाड़ियों से एक आकृति उभरी। वो मानव जैसी थी, पर उसका शरीर लताओं और पत्तियों से बना हुआ था। उसकी आंखें गहरे हरे प्रकाश से चमक रही थी। उसका चेहरा कठोर नहीं था, पर उसमें एक दृढ़ आग्रह था। उसने सीधे आक्रमण नहीं किया, वो बस स्थिर खड़ी होकर आर्यन को देखती रही, जैसे पूछ रही हो कि वो यहां क्यों आया है। आर्यन ने महसूस किया कि ये शत्रुता नहीं, परीक्षण है। वन की चेतना जानना चाहती है कि वो नियंत्रण थोपने आया है या समझने। उसने अपनी ऊर्जा को आक्रामक रूप से नहीं बल्कि शांत सर्पिल में फैलाया। उसने भीतर से उस वन की धड़कन को छूने की कोशिश की। उसे तुरंत एक तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। असंख्य बीज अंकुरित हो रहे हैं, बेलें नई दिशाओं में फैल रही हैं, जड़ें गहराई तक जा रही हैं। यह जीवन का उत्सव था, पर साथ ही भूख भी। उस आकृति ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। उसके पीछे का वन और घना हो गया। कुछ ही क्षणों में बेलें जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। उन्होंने एक वृत्त बना लिया, मानो यह संकेत हो कि यहां से बाहर जाना अब सरल नहीं। यह सीधा युद्ध नहीं था बल्कि घेराव था। वृद्धि का स्वभाव यही है, वो बिना शोर किए हर स्थान को भर देती है। आर्यन ने देखा कि कुछ वृक्षों की जड़ें आपस में इतनी उलझ चुकी है कि उनके नीचे की मिट्टी सूखने लगी है। अत्यधिक वृद्धि ने संसाधनों को असंतुलित कर दिया है। यदि ये क्रम जारी रहा तो स्वयं वन का दम घुट जाएगा। उसने समझा कि उसे इस शक्ति को रोकना नहीं, दिशा देनी है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को जड़ों की ओर भेजा। उसने वहां संतुलन का संकेत स्थापित करने की कोशिश की, वृद्धि को चक्र में बांधने का। उसने सर्पिल ऊर्जा को मिट्टी में उतारा, जहां से जीवन आरंभ होता है। तुरंत प्रतिक्रिया हुई। बेलें उसके पैरों से लिपटने लगी। वे उसे बांधना नहीं चाहती थी, पर रोकना चाहती थी। वन की चेतना को डर था कि कहीं वो वृद्धि को सीमित न कर दे। उसने अपने भीतर की करुणा को सक्रिय किया। उसने अग्नि की उग्रता नहीं, जल की शांति का स्मरण किया। उसने संकेत दिया कि वृद्धि को सीमित करना
उसका उद्देश्य नहीं, बल्कि उसे टिकाऊ बनाना है। यदि जड़ें एक दूसरे को स्थान देंगी तो वन अधिक समय तक जीवित रहेगा। क्षण भर के लिए हवा थम गई। हरी आकृति की आंखों की चमक हल्की हुई, बेलों की पकड़ ढीली पड़ी, पर तभी दूर कहीं से तेज कंपन उठा। वन का एक अन्य भाग जो अधिक उग्र था, इस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर रहा था। वहां से विशाल लताओं का समूह उठता दिखाई दिया, जैसे कोई हरित तूफान आ रहा हो। आर्यन समझ गया कि यह केंद्र एकल नहीं है, यहां कई चेतनाएं हैं, कुछ संवाद के लिए तैयार, कुछ विस्तार के लिए आतुर। उसे इस बहुस्तरीय जीवन शक्ति से एक साथ संवाद करना होगा। वन का आकाश अब पूरी तरह हरा हो चुका था। पत्तों के बीच से छनती रोशनी में कंपन था। वातावरण में एक तीव्र धड़कन गूंज रही थी। संघर्ष अभी आरंभ हुआ था, नाश का नहीं, दिशा का। और इस बार प्रतिद्वंद्वी क्रोध या गणना नहीं, बल्कि अनियंत्रित जीवन था। वन का हरा तूफान अब स्पष्ट रूप से उसकी ओर बढ़ रहा था। दूर उठती लताओं का समूह किसी जीवित दीवार की तरह आकार ले चुका था। पत्तों की सरसराहट अब मधुर नहीं, बल्कि उग्र लय में बदल चुकी थी। हवा भारी हो गई थी, मानो उसमें असंख्य बीजों की ऊर्जा तैर रही हो। आर्यन स्थिर खड़ा रहा, पर उसकी चेतना तीव्र गति से फैल रही थी। उसे समझ आ चुका था कि ये युद्ध तलवार या प्रहार का नहीं, प्रवाह का है। यदि उसने बल प्रयोग किया तो वन की वृद्धि और उग्र हो जाएगी। यदि वो पूरी तरह पीछे हट गया तो ये शक्ति अनियंत्रित फैलकर अन्य तत्वों को दबा देगी। हरी आकृति जो पहले उसके सामने खड़ी थी, अब दो भागों में बंटती प्रतीत हुई। उसका एक हिस्सा शांत, संवाद के लिए तैयार था। दूसरा भाग उस तूफानी लताओं की दिशा में खिंच रहा था। यही इस केंद्र की जटिलता थी। वृद्धि का एक पक्ष संरक्षण चाहता था, दूसरा विस्तार, और दोनों ही जीवन की ही अभिव्यक्तियां थे। जैसे ही विशाल लताएं उसके निकट पहुंची, उन्होंने जमीन को फाड़ना शुरू कर दिया। मिट्टी उछलने लगी, जड़ें बाहर आने लगी। कुछ वृक्षों की शाखाएं झुककर उस दिशा में मुड़ गई, मानो वे भी उस उग्रता का समर्थन कर रही हों। यह स्पष्ट था कि वन का एक बड़ा भाग ये मानता है कि वृद्धि ही सर्वोच्च सत्य है, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी सर्पिल ऊर्जा को ऊपर नहीं, नीचे की ओर प्रवाहित किया। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर रखी और मिट्टी के भीतर प्रवेश किया। जड़ों के जाल में उतरते ही उसे तीव्र कंपन का अनुभव हुआ। वहां असंख्य सूक्ष्म चेतनाएं थी जो पोषण की दौड़ में लगी थी। कुछ जड़ें एक दूसरे को काट रही थी, कुछ पानी के स्रोतों पर कब्जा जमा रही थी। वृद्धि ने सहयोग को प्रतिस्पर्धा में बदल दिया था। उसने अपनी ऊर्जा को फैलाकर एक चक्र बनाया जो केवल एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि कई जड़ों को एक साथ जोड़ता था। उसने संकेत दिया कि यदि वे साझा प्रवाह अपनाएं तो संसाधन स्थायी रहेंगे। यदि वे सब कुछ अकेले लेना चाहेंगी तो मिट्टी सूख जाएगी। ये संदेश शब्दों में नहीं, अनुभूति में था। उधर ऊपर लताओं का तूफान अब उसके चारों ओर घिर चुका था। कुछ बेलें उसके कंधों तक उठाई, कुछ ने हवा में जाल बना लिया, पर वे उसे घायल नहीं कर रही थी, बस दबाव बना रही थी। वन की चेतना ये जानना चाहती थी कि क्या वो इस दबाव में टूटेगा या अपनी दिशा बनाए रखेगा। तभी अचानक जमीन के भीतर से तीव्र झटका आया। जड़ों के एक समूह ने उसके संतुलन चक्र को अस्वीकार कर दिया। वे तेजी से फैलने लगी, जैसे किसी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा ने उन्हें उकसा दिया हो। ऊपर की लताएं और अधिक सघन हो गई। हवा में हरी चमक तेज हो गई। आर्यन ने अनुभव किया कि यह केवल प्राकृतिक वृद्धि नहीं, बल्कि किसी बाहरी प्रेरणा से भी प्रभावित है। जैसे कोई अदृश्य हाथ इस केंद्र को अति विस्तार की ओर धकेल रहा हो। उसे स्मरण आया कि पहले भी अन्य केंद्रों में किसी न किसी रूप में छाया का अंश सक्रिय रहा है। संभव है कि यहां भी अतिवृद्धि उसी विकृति का रूप हो।
उसने अपनी चेतना और गहरी की और जड़ों के मध्य एक असामान्य कंपन पकड़ा। वो शुद्ध हरा नहीं था, उसमें हल्की धूसर रेखा थी। ये वही अवशिष्ट प्रभाव हो सकता है जो संरचना के धड़े से बचा हो और अब वृद्धि को चरम पर ले जाकर संतुलन तोड़ना चाहता हो। यदि जीवन अत्यधिक बढ़ेगा तो वो स्वयं को ही नष्ट करेगा। इस बार उसने केवल संतुलन का संकेत नहीं दिया, उसने उस धूसर रेखा को अलग करने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया, ऊपर की लताओं ने अचानक तेजी से प्रहार किया। एक बेल उसके हाथ पर लिपट गई और कसने लगी। दर्द हुआ, पर वो विचलित नहीं हुआ। उसने अपने भीतर जल की शीतलता को जागृत किया। बेल की पकड़ में हल्की नमी उतरी और उसका कसाव कम हुआ। जड़ों के भीतर उसने सर्पिल को उस धूसर कंपन के चारों ओर घुमाया। प्रतिरोध तुरंत बढ़ा, जड़ें कांपने लगी। कुछ वृक्षों के तने चटकने की आवाज करने लगे, पर उसने बलपूर्वक अलग करने के बजाय उस विकृत प्रवाह को धीरे धीरे मुख्य चक्र से बाहर की ओर मोड़ा। यह कठिन था, क्योंकि वृद्धि की चेतना उसे अपना ही हिस्सा मान रही थी। कुछ क्षणों बाद मिट्टी के एक हिस्से से धूसरहरी रोशनी फूटी। वो ऊर्जा बाहर निकलकर लताओं के तूफान में मिलना चाहती थी, पर आर्यन ने उसे सर्पिल में बांध लिया। ऊपर की आकृति ने अचानक कराह जैसी ध्वनि उत्पन्न की। उसका उग्र भाग धीमा पड़ने लगा। बेलों की गति कम हुई। धूसर रेखा पूरी तरह विलीन नहीं हुई, पर वो मुख्य जाल से अलग हो गई, जैसे किसी रोग को शरीर से निकालकर सीमित कर दिया गया हो। जड़ों का कंपन अब स्थिर होने लगा। ऊपर की लताएं धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। हरी आकृति फिर एकीकृत रूप में उसके सामने खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों की चमक उग्र नहीं, संतुलित थी। वन की धड़कन बदली। पहले जहां अति विस्तार की लय थी, वहां अब सांस लेने जैसा प्रवाह था। कुछ बेलें स्वयं को पीछे खींचने लगी। कुछ वृक्षों की शाखाएं ऊपर उठीं ताकि प्रकाश नीचे तक पहुंचे। मिट्टी की गंध में ताजगी लौट आई। आर्यन ने अपनी हथेलियां जमीन से उठाई। उसके हाथ पर बेल के निशान थे, पर वे धीरे धीरे भर रहे थे। उसने अनुभव किया कि वृद्धि को रोकना समाधान नहीं था, बल्कि उसे दिशा देना और विकृति को अलग करना आवश्यक था। दूर दक्षिण क्षितिज पर हरी आभा अब स्थिर थी। वन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, पर उसका उन्माद कम हो गया था। ये केंद्र भी अब संतुलन की ओर बढ़ रहा था, पर उसे निरंतर सजगता की आवश्यकता होगी। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। संतुलन की यात्रा अब और जटिल हो चुकी थी। हर केंद्र अपने भीतर कई परतें लिए है। स्वाभाविक शक्ति, विकृति का अंश और परिवर्तन की संभावना, और उसे इन सब के बीच रास्ता बनाना है। वन की धड़कन अब पहले जैसी उग्र नहीं रही थी, पर वो पूरी तरह शांत भी नहीं थी। हवा में अभी भी हरे कण तैर रहे थे, जैसे अनगिनत बीज अपनी जगह तलाश रहे हों। मिट्टी की सतह पर जहां जहां जड़ें उखड़ी थी, वहां नई कोपलें फूटने लगी थी। ये जीवन का स्वभाव था, हर संघर्ष के बाद पुनर्जन्म। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी दृष्टि अब सतर्क थी। उसे मालूम था कि केवल बाहरी विकृति को अलग कर देना पर्याप्त नहीं। यदि भीतर की भूख बनी रही, तो वो फिर किसी नए रूप में उभरेगी। वन के मध्य में पहुंचते पहुंचते पेड़ों की ऊंचाई और बढ़ गई। शाखाएं इतनी घनी थी कि आकाश का रंग दिखाई नहीं देता था। जमीन पर गिरी पत्तियों की परत मोटी हो चुकी थी और उनके नीचे से हल्की गर्मी निकल रही थी, जैसे धरती स्वयं भीतर कुछ पकाए बैठी हो। उसने अपनी चेतना फिर फैलाई। इस बार उसे एक अलग स्वर मिला। गहराई में, बहुत नीचे, जहां जड़ें भी नहीं पहुंचती, वहां एक प्राचीन बीज था जो जागृत हो रहा था। यह बीज साधारण नहीं था। उसमें अनगिनत ऋतुओं की स्मृति थी। वो वन की मूल चेतना का स्रोत प्रतीत होता था, पर अभी तक वो सुप्त था। संभव है कि अतिवृद्धि का उन्माद उसी को जगाने की कोशिश कर रहा था।
यदि ये बीज बिना दिशा के अंकुरित हुआ तो पूरा वन एक ही वृक्ष में बदल सकता है, एक ऐसा विशाल अस्तित्व जो अन्य तत्वों के लिए स्थान ही न छोड़े। जैसे ही उसने उस बीज के पास अपनी चेतना पहुंचाई, आसपास का वातावरण बदल गया। पत्तों की सरसराहट एक लय में बदल गई। हरी आकृति जो पहले उसके सामने थी, अब पीछे हटकर वृक्षों में विलीन हो गई, मानो वो स्वीकार कर रही हो कि अब निर्णय किसी और स्तर पर होगा। धरती में हल्की दरार पड़ी और उस दरार से मंद हरा प्रकाश निकला। धीरे धीरे मिट्टी ऊपर उठी और एक विशाल अंकुर बाहर आया। वो साधारण पौधा नहीं था, उसका तना मोटा और पारदर्शी सा था, जिसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट दिख रहा था। उसकी पत्तियां खुलते ही आसपास की बेलें उसकी ओर खींचने लगी। वन की समस्त वृद्धि मानो उसी की ओर केंद्रित हो रही थी। आर्यन समझ गया कि ये केंद्र का मूल है। यदि ये संतुलित रूप में विकसित हुआ तो वन टिकाऊ रहेगा। यदि इसमें अति विस्तार की प्रवृत्ति रही तो ये सबको अपने भीतर समेट लेगा। उसने महसूस किया कि धूसर विकृति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसका अंश इस बीज की परिधि में चिपका हुआ था, जैसे कोई परजीवी। अचानक अंकुर की ऊर्जा तीव्र हो गई। उसकी जड़ें चारों दिशाओं में फैलने लगी। मिट्टी कांपने लगी। कुछ छोटे वृक्ष जड़ों के दबाव से झुक गए। हवा में हरी चमक इतनी बढ़ी कि दृष्टि धुंधली होने लगी। ये वही क्षण था जब जीवन की तीव्रता संतुलन को निगल सकती थी। आर्यन ने आंखें बंद की और अपने भीतर चारों तत्वों को स्मरण किया। अग्नि की शक्ति, जल की शीतलता, वायु की स्वतंत्रता और पर्वत की स्थिरता। उसने सर्पिल को इस बार केवल भूमि में नहीं बल्कि अंकुर के चारों ओर फैलाया। उसने उसकी वृद्धि को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसकी दिशा को चक्र में मोड़ने की कोशिश की। यदि जड़ें एक ही दिशा में जाएंगी तो वे सब कुछ ले लेंगी। यदि वे चक्र में फैलेंगी तो स्थान बांटेंगी। अंकुर के भीतर से प्रतिरोध उठा। उसकी ऊर्जा ने तीव्र झटका दिया। आसपास की बेलें फिर सक्रिय हो गई। कुछ शाखाएं उसके कंधों को छू गई। मिट्टी से गर्म भाप उठने लगी। यह स्पष्ट था कि बीज अपनी पूर्णता चाहता है, पर उसे सीमाओं का बोध नहीं। तभी उसने उस धूसर परजीवी को स्पष्ट रूप से देखा। वो सूक्ष्म था, पर उसके स्पर्श से वृद्धि उन्मादी हो जाती थी। उसने अपनी चेतना को बहुत सूक्ष्म रूप में केंद्रित किया और उस परजीवी को अलग करने का प्रयास किया। ये आसान नहीं था, क्योंकि वो बीज की ऊर्जा से चिपका था। यदि वह जोर लगाएगा तो बीज को ही क्षति पहुंचेगी। उसने रणनीति बदली। उसने जल की ऊर्जा को सक्रिय किया और परजीवी के चारों ओर शीतल आवरण बना दिया। उन्माद की गति धीमी हुई। फिर अग्नि की हल्की लपट से उसे अलग करने की कोशिश की। परजीवी तड़पा, पर पूरी तरह अलग नहीं हुआ। तब उसने वायु का उपयोग किया, जिससे बीज के भीतर एक हल्का अंतराल बना। उसी क्षण पर्वत की स्थिरता से उसने उस विकृति को पकड़ लिया और धीरे धीरे बाहर खींच लिया। धरती के ऊपर धूसरहरी धुंध उठी। अंकुर की वृद्धि अचानक रुक गई। उसकी जड़ें कांपी, पर वे अब अराजक नहीं थी। धूसर परजीवी सर्पिल में बंधा हुआ जमीन से ऊपर आया। उसने अंतिम बार छटकाने की कोशिश की, पर इस बार उसके पास सहारा नहीं था। सर्पिल के भीतर वो धीरे धीरे विघटित हो गया। अंकुर की ऊर्जा अब संतुलित थी। उसकी पत्तियां पूरी तरह खुली, पर वे आकाश को ढकने नहीं लगी। उसकी जड़ें फैलती रहीं, पर वे अन्य वृक्षों को स्थान देती हुई आगे बढ़ी। वन की धड़कन अब उन्मादी नहीं, गहरी और लयबद्ध थी। हरी आकृति फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसका स्वर शांत था। उसकी आंखों में स्वीकार था। वन ने अपनी वृद्धि को नकारा नहीं, बल्कि उसे दिशा दी। जीवन अब भी प्रबल था, पर वो दूसरों को स्थान देने के लिए तैयार था। आर्यन ने अनुभव किया कि दक्षिण का ये केंद्र अब संतुलन की ओर है, पर उसे समय समय पर स्मरण की आवश्यकता होगी।
वृद्धि का स्वभाव फिर उग्र हो सकता है यदि सावधानी न बरती जाए। आकाश की हरियाली हल्की हुई और कुछ स्थानों से नीला रंग झलकने लगा। हवा में ताजगी थी। ये पूर्ण विजय नहीं, पर एक स्थायी संभावना थी। आर्यन ने अंकुर की ओर देखा। वो अब वन का हृदय था, पर ऐसा हृदय जो धड़कता है पर अतिक्रमण नहीं करता। उसने महसूस किया कि संतुलन का अर्थ शक्ति को दबाना नहीं, उसे साझा करना है, और ये सीख हर केंद्र में अलग रूप लेकर आती है। वन के मध्य खड़ा वो विशाल अंकुर अब पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका था। उसकी पत्तियां गहरे हरे रंग में चमक रही थी, पर उनमें वो उन्माद नहीं था जो कुछ क्षण पहले पूरे जंगल को निगल लेने को आतुर था। उसकी जड़ें धरती के भीतर संतुलित चक्र में फैल चुकी थी, और जहां जहां वे पहुंची वहां मिट्टी की नमी स्थिर होने लगी। हवा में तैरते बीज अब इधर उधर भटक नहीं रहे थे, बल्कि धीरे धीरे सही स्थानों पर गिर रहे थे। वन की सांसें अब गहरी और लयबद्ध थी, जैसे कोई लंबे समय से दौड़ता हुआ प्राणी अंतर ठहरकर शांति से सांस ले रहा हो। आर्यन कुछ दूरी पर खड़ा उस परिवर्तन को महसूस कर रहा था। उसकी देह पर संघर्ष के चिन्ह थे, पर उसके भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। उसने समझ लिया था कि जीवन की अति भी उतनी ही खतरनाक है जितनी जड़ता की कठोरता। उत्तर पूर्व के टॉवर ने उसे सिखाया था कि नियंत्रण का अति संतुलन को बांध देता है, और दक्षिण के इस वन ने दिखाया कि अनियंत्रित वृद्धि संतुलन को निगल सकती है। दोनों ही स्थितियों में विकृति का अंश उपस्थित था, और दोनों ही को नष्ट करने के बजाय रूपांतरित करना आवश्यक था। अचानक धरती में एक हल्की धड़कन उठी। ये भय की नहीं, आभार की लहर थी। वन की सामूहिक चेतना अब प्रतिरोध नहीं कर रही थी। उसकी ऊर्जा आर्यन के चारों ओर घूमी, जैसे कोई स्वीकार कर रहा हो कि परिवर्तन बाहरी आक्रमण नहीं, आंतरिक समायोजन था। विशाल अंकुर की छाल पर हल्की चमक उभरी, और उसमें सर्पिल का एक सूक्ष्म चिन्ह अंकित हो गया। यह प्रतीक स्थायी नहीं, पर स्मृति का संकेत था कि वृद्धि को दिशा दी जा सकती है। वन की हरी आकृति, जो पहले विभाजित और उग्र थी, अब उसके सामने पुनः प्रकट हुई। उसका रूप पहले से अधिक स्पष्ट था, जैसे उसमें अब अनेक चेतनाओं का संतुलित सम्मिलन हो। उसकी आंखों में आग्रह नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता थी। वो आक्रमण करने या रोकने नहीं आई थी। उसका अस्तित्व ही संदेश था कि जीवन को सीमित करने के बजाय उसे समझना आवश्यक है। आर्यन ने अपनी चेतना को चारों दिशाओं में फैलाया। पश्चिम की अग्नि अब शांत लपट में बदल चुकी थी। मध्य की घाटी में संतुलित चक्र स्थिर था। उत्तर पूर्व का धात्विक टॉवर नई लय में धड़क रहा था, और दक्षिण का वन नियंत्रित विस्तार में सांस ले रहा था। चारों दिशाओं की ऊर्जा अब परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर सजग थी। फिर भी वो जानता था कि ये स्थायी स्थिति नहीं, संतुलन स्थिर बिंदु नहीं, निरंतर चलने वाला प्रवाह है। आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। हरी छाया के बीच से नीला रंग उभर आया। प्रकाश अब पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रहा था, पर वो तीखा नहीं, कोमल था। हवा में मिट्टी और ताजगी की मिलीजुली गंध थी। वन का संगीत अब एक शांत धुन में बदल चुका था, पर उसी शांति के भीतर आर्यन ने एक और सूक्ष्म संकेत पकड़ा। चारों दिशाओं की ऊर्जा जब परस्पर जुड़ती है तो उनके मध्य एक केंद्र भी जन्म लेता है। उसे लगा कि कहीं दूर, शायद इस भूमि के हृदय में, एक पांचवा प्रवाह सक्रिय हो रहा है। न प्रकाश, न छाया, न संरचना, न वृद्धि, बल्कि उन सबका संगम। यह संकेत बहुत हल्का था, पर स्पष्ट, जैसे कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। उसने समझा कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अब तक उसने अलग अलग केंद्रों को संतुलित किया था, पर अब उन्हें एक साथ समझना होगा। यदि ये सभी शक्तियां एक नए स्तर पर मिलेंगी, तो उनका परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। संतुलन का अगला चरण व्यक्तिगत केंद्रों से परे जाकर सामूहिक समन्वय का होगा।
वन की आकृति धीरे धीरे वृक्षों में विलीन हो गई। अंकुर अपनी स्थिर धड़कन में जीवित रहा। आर्यन ने एक बार फिर मिट्टी को स्पर्श किया। उसे महसूस हुआ कि इस भूमि ने उसे स्वीकार किया है, पर साथ ही उसे आगे बढ़ने का संकेत भी दिया है। ठहराव यहां समाधान नहीं। वो धीरे धीरे वन की सीमा की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो विशाल वृक्ष अब किसी दैत्य की तरह नहीं, बल्कि संरक्षक की तरह प्रतीत हो रहा था। उसकी शाखाएं आकाश को ढकने के बजाय उसे सहारा देती हुई लग रही थी। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतर का था। वन की सीमा पार करते ही हवा का स्वर बदल गया। दूर कहीं से हल्की कंपन आ रही थी। चारों दिशाओं की ऊर्जा का संगम। धरती के भीतर से एक नई लय उठ रही थी। यह संघर्ष का संकेत नहीं, पर चुनौती का आह्वान था। संतुलन स्थापित करना एक बात है, उसे एक साथ बनाए रखना दूसरी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर अब भय नहीं था, केवल जागरूकता थी। वो जानता था कि हर शक्ति का अपना सत्य है और उसका कार्य किसी सत्य को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें एक साझा प्रवाह में जोड़ना है। दक्षिण का वन पीछे छूट चुका था, पर उसकी सीख उसके साथ थी। जीवन को दिशा चाहिए, पर बंधन नहीं। आकाश में सूर्य अब पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी रोशनी चारों दिशाओं को समान रूप से छू रही थी, और उस रोशनी के बीच आर्यन ने महसूस किया कि अगला अध्याय अब व्यक्तिगत केंद्रों का नहीं, बल्कि संपूर्ण भूमि के हृदय का होगा। संतुलन की यात्रा अब और गहरी होने वाली है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।